हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस यूपीएससी। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारी इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज़। अब ये इकोनॉमी की लेक्चर सीरीज़ अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीज़न बीइंग, इस पर्टिकुलर सीरीज़ के अंदर हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जितने भी एडवांस कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें। तो बिल्कुल ना इस अपने पिलर को बहुत स्ट्रॉन्ग करेंगे और उनके बेसिस के ऊपर हम एडवांस कॉन्सेप्ट्स को सीखते रहेंगे। ठीक है, तो मेरा नाम ऋषभ है। ठीक है, आज से हर थर्सडे हम डेफिनेटली मिलते रहेंगे एंड अकॉर्डिंगली इकोनॉमी को डिस्कस करेंगे। राइट, ये पहला लेक्चर है बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी के रिगार्डिंग। देखो, जब से पहले स्टार्ट करें उससे पहले जस्ट मैं एक छोटी सी चीज़ बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जिनको शायद ना इकोनॉमी काफ़ी टफ लगती है। लगता है कि सर इसमें तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत सारी फाइनेंस की चीज़। ठीक है, होता क्या है ना, इकोनॉमी दरअसल में टेक्निकल ज़रूर है पर ये टफ नहीं है। और इन लेक्चर्स के माध्यम से यही जो टेक्निकल चीज़ें हैं यही मैं आपको समझाता जाऊंगा एंड एट द एंड ऑफ द सीरीज आप खुद रियलाइज करोगे कि हाँ, ये उतना भी टफ नहीं था जितना हमने शायद सोचा था। दरअसल में होता क्या ना, हमारे दिमाग में ऑलरेडी एक प्री कंसेप्शन बैठी होती है कि यार इकोनॉमी तो काफ़ी टफ है, क्योंकि नहीं पढ़ी तो टफ ही लगेगी। ठीक है ना, बट ट्रस्ट मी इट इज़ नॉट टफ एंड मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप सभी लोग मुझे नीचे कमेंट्स में भी बताओगे ये चीज़ कि हाँ सर हमें टेक्निकल लगती है पर टफ नहीं है। ये धीरे धीरे ऑन द कमिंग सेशंस हम ये चीज़ पढ़ते रहेंगे। अब ध्यान में रखना, हम भले ही एक बुक को कवर कर रहे हैं पर यहाँ पर ना मोटिव क्या है, मोटिव है कि इन्हीं पर्टिकुलर सेशंस के अंदर ही मैं आपको प्रीलिम्स के भी एज वेल एज मेंस के भी क्वेश्चंस मैं करवाता रहूँगा। कहने का मीनिंग क्या, इन्हीं सेशंस के अंदर ही मैं डेली आपको, मतलब डेली एज इन हर लेक्चर के अंदर हम एमसीक्यू प्रैक्टिस भी करेंगे। आज भी 2 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे, आने वाले सेशंस के अंदर हम और भी डिस्कशन करते रहेंगे। सिमिलरली मेंस के क्वेश्चंस भी यहाँ पे होते रहेंगे। तो डोंट वरी, पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट होगा, प्रीलिम्स भी मेंस भी पूरा अच्छे से हम यहाँ पर कवर करने की कोशिश करेंगे। आखिरी 10 साल के अंदर जितने भी प्रीलिम्स और मेंस के अंदर क्वेश्चन आए हैं उनको हम यहाँ पे क्लासेस के अंदर ही डिस्कस कर लेंगे अलॉन्ग विद द कॉन्सेप्ट्स। राइट, ये थोड़ा सा प्रीलिम्स का अगर हम देखें, ठीक है, पहले थोड़ा सा ओरिएंटेशन सीख रहे हैं कि क्या पढ़ने क्या जा रहे हैं, क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है। फिर अराउंड 10-15 मिनट बाद हम अपने पहला सेशन स्टार्ट कर देंगे जो पहला लेक्चर होगा। देखो, नोटिस करो, अगर आप पिछले 8-9 साल का ये बात करते हैं तो लगभग हर साल ना हमें ऑन एन एवरेज 15 के आसपास क्वेश्चंस हमें इकोनॉमी से देखने को मिलते हैं। और ये क्लियरली क्या दिखाता है कि लगभग 30 नंबर हम अपने प्रीलिम्स में इकोनॉमी के थ्रू स्कोर कर सकते हैं। एंड अगर जो मैं बात कर रहा था वो टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर होंगे तो यहाँ पर इन 30 मार्क्स में ना लगभग 25-26 मार्क्स भी आप ला सकते हो। तो 15 में से कहीं ना कहीं 13 क्वेश्चन ठीक करना, 14 क्वेश्चन ठीक करना, इतने क्वेश्चन सॉल्व करना पॉसिबल डेफिनेटली है इकोनॉमी के अंदर। हम साल दर साल देख रहे हैं कि यूपीएससी में जो कट ऑफ है वो नीचे जाती जा रही है। ऐसे टाइम्स के अंदर अगर हमारी इकोनॉमी स्ट्रांग होगी तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि आप आसानी से प्रीलिम्स क्लियर कर लोगे। क्लियर। ऑन द अदर हैंड अगर हम थोड़ा मेंस की तरफ बढ़ते हैं तो मेंस के अंदर अगर हम बात करें जनरल स्टडीज़ पेपर 3 की, तो यहाँ पर भी आप नोटिस कीजिए कि जो 40% के करीब करीब पेपर है वो कहाँ से आता है, आपका इकोनॉमी से। मतलब 250 मार्क्स के पेपर में से लगभग 100 मार्क्स का पेपर इकोनॉमी प्लस एग्रीकल्चर से आता है। तो ये भी सारा हम इन्हीं सेशंस के अंदर ही कवर करेंगे। ठीक है, हर साल देखो लगभग 125, 110, लगभग 100 के आसपास कहीं ना कहीं हर साल हमें यहाँ पे मार्क्स इकोनॉमी से देखने को मिलते हैं मेंस के अंदर। थोड़ा समझते हैं कि यूपीएससी ने अपना सिलेबस में क्या बात करी है। अगर प्रीलिम्स की बात करोगे ना तो प्रीलिम्स के अंदर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पावर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स एट्सेट्रा, ये है हमारा प्रीलिम्स का सिलेबस जो यहाँ पे यूपीएससी ने हमें दिया है। अब ऐसे तो समझ पाना बहुत मुश्किल है, तो थोड़ा सा ना मैंने इनकी कैटेगराइजेशन करी है। सर कैटेगराइजेशन कैसे? इन टर्म्स ऑफ द टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर आएंगे। एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, यूपीएससी ने 2 बार सेम क्वेश्चन पूछा है। ये आपकी कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है। क्या आपने जो टर्म्स पढ़ी यहाँ पे उनको समझा या नहीं समझा, ये टर्मिनोलॉजी वाली भी बात वही है। उसी तरह से कुछ आते हैं आपके करंट ओरिएंटेड क्वेश्चंस, ठीक है ना, कि जैसे लेट्स से कोई चीज़ न्यूज़ में थी, आरबीआई ने कोई नया इनिशिएटिव लेके आया, हमारी गवर्नमेंट ने कुछ नया चीज़ करा, उसके रिगार्डिंग कहीं ना कहीं कुछ करंट अफेयर्स में आया, वो पूछ लिया हमसे। कुछ इकोनॉमिक सर्वे बजट से पूछ लिया, या फिर कहीं ना कहीं इन सभी के कॉम्बिनेशन से भी कुछ क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो ऐसा कुछ हमारा प्रीलिम्स का
जो क्वेश्चंस रहते हैं तो इस तरह से रहते हैं। कई बार जैसे फॉर एग्जांपल आप लोग भी सुनते होंगे ना कि भारतीय रुपये कई बार गिर रहा है, ठीक है ना। कई बार हम बात करते हैं कि रुपये हमारा मजबूत हो रहा है, कई बार बात कर रहे हैं कि रुपये कमज़ोर हो रहा है। तो उसको सॉल्व करने के लिए आरबीआई क्या तरीका अपना सकता है, क्या नहीं अपना सकता, इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब नोटिस करो, वैसे तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन भी है, बट एट द सेम टाइम ये करंट अफेयर्स में भी रहता है, ठीक है ना। क्योंकि अभी रिसेंट टाइम्स में भी अगर आप नोटिस करोगे तो इंडियन रुपी है उसका हमने उसकी वैल्यू में एक कमी देखने को मिली, उसको कैसे ठीक किया गया, ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। गेटिंग द पॉइंट। सिमिलरली इस तरह से कुछ और भी सैंपल क्वेश्चन मैंने आपके लिए यहाँ पे लेकर आया हूँ, ठीक है। इनको हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी, सारे क्वेश्चन डिस्कस होंगे। पिछले 10 साल में जितने भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे वो सारे क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो अप्रोच हमारी यही रहेगी, प्रीलिम्स का भी पढ़ेंगे, मेंस का भी। जहाँ जहाँ पे प्रीलिम्स में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं वो सारे डिस्कस करते रहेंगे। मेंस में भी यूपीएससी ने जो जो क्वेश्चन पूछे हुए हैं उनको हम डिस्कस करते रहेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको हेल्प करेंगे आपकी डायरेक्शन को कि किस डायरेक्शन में हमें मूव करना है। इसी वजह से सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर कोर्स के अंदर। क्लियर हुआ। उसी तरह से ना अगर हम मेंस की तरफ चलते हैं तो ये पूरा मेंस का सिलेबस हमें देखने को मिलता है कि इकोनॉमी के अंदर जैसे फॉर एग्जांपल इंफ्रास्ट्रक्चर हो गया, लिबरलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट है, गवर्नमेंट बजटिंग क्या है, इंक्लूसिव ग्रोथ क्या है, ठीक है ना। तो ये सारे आपके मेंस का पार्ट है। उसी तरह से एग्रीकल्चर भी इकोनॉमी के अंदर ही है, इसको भी हम स्टडी करेंगे। यहाँ पर भी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका क्रॉपिंग पैटर्न कैसा है, ठीक है, पीडीएस जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया, आपका फूड सिक्योरिटी की बात हो गया, आपका ई टेक्नोलॉजी की बात हो गया, एमएसपी की बात हो गया, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो यूपीएससी ने आपके एग्रीकल्चर कंपोनेंट में देखे हैं। अब अगर आप इसको थोड़ा ना और अगर हम इसको थोड़ा और डिसाइफर करने की कोशिश करते हैं तो आपको नोटिस करने को मिलेगा, ये मैंने आपको सिलेबस तो बताया जो मेंस का है, इसके अंदर ना एक चीज़ बहुत ध्यान से अगर आप देखोगे तो आपको पता लगेगा कि थीम्स बहुत रिपीट होती हैं मेंस के अंदर। सर कैसे? जैसे अभी पीछे आपने सिलेबस में पढ़ा फूड प्रोसेसिंग, ये देखो यहाँ के लिखा है फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज इन इंडिया, उनका क्या स्कोप है एंड क्या सिग्निफिकेंस है, एंड साथ ही साथ अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स, ये सारी बातें यहाँ पे यूपीएससी ने अपने सिलेबस में दे रखी हैं। अब इसके साथ में ही अगर आप ये क्वेश्चंस देखो, पहला क्वेश्चन पढ़ो, एलैबोरेट द स्कोप एंड सिग्निफिकेंस ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। वर्ड देखा, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। वापस चलते हैं सिलेबस पे, फूड प्रोसेसिंग, स्कोप एंड सिग्निफिकेंस, है कि नहीं? बिल्कुल मेंस का क्वेश्चन जो आया बिल्कुल सिलेबस में से डिट्टो कट कॉपी पेस्ट उसने कर दिया। फिर अगला देखो, ये 2022 का क्वेश्चन था। अगला चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज ऑफ फूड प्रोसेसिंग, ठीक है सर। थर्ड क्वेश्चन, पॉलिसी कौन सी है कहीं ना कहीं हम जो फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के अगर हमें चैलेंजेस को टैकल करना है। देखो 2020 में आया, 2019 में आया और आखिरी 2017 में कि कैसे फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए हेल्प कर सकती है। अब नोटिस करो 2017, 2019, 2020, 2022 6 साल के अंदर 4 क्वेश्चन लगभग सिमिलर ही कॉन्सेप्ट्स पे आए हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सेम क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत चेंजेस हैं, पर कहीं ना कहीं एक का कंटेंट आप दूसरे में यूज़ कर सकते हो कुछ हद तक, है कि नहीं? तो इस तरह से हमें थीम्स आइडेंटिफाई करनी है। और जब मैं मेंस का भी आपको डिस्कस करूंगा, जो एग्रीकल्चर वाला टॉपिक हम डिस्कस करेंगे, तब भी हम बहुत फोकस करेंगे कि क्या यूपीएससी पूछ रहा है, उसके बेसिस के ऊपर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। सिमिलरली एक और देखो, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, 2019 का क्वेश्चन देखो, हाउ फार इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम हेल्पफुल इन सस्टेनिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। ठीक है, मान लो आपने 2019 का आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करा और आप देनेंगे 2022 का पेपर। अब 2022 देखो, व्हाट इज इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, हाउ इज इट हेल्पफुल टू स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। क्या फर्क है दोनों क्वेश्चंस के अंदर, मुझे ये बताओ। हार्डली कुछ फर्क है, सेम ही क्वेश्चन लगभग पूछ लिया गया। तो इस तरह से ना बहुत हम एनालिसिस करने के बाद ही इन चीज़ों को पढ़ेंगे, कितना फोकस करना है अकॉर्डिंगली हम देखते रहेंगे। तो थीम्स इस तरह से रिपीट होती है। एक एग्जांपल आपको मैं और देता हूं, जैसे यहाँ बात हुई है 2021 में क्वेश्चन आया कि माइक्रो इरिगेशन किस हद तक हेल्पफुल है इंडिया के वाटर क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए। उससे पहले 2020 में देख लो, ठीक है, ये एग्जैक्टली माइक्रो इरिगेशन के ऊपर नहीं है, पर वाटर स्टोरेज और इरिगेशन सिस्टम को हम कैसे कहीं ना कहीं ना उनका जुडिशियस यूज़ करना चाहिए। उसके अलावा 2016 में ये देखो माइक्रो इरिगेशन का क्या रोल है वाटर यूज एफिशिएंसी को इंक्रीज़ करने के लिए। तो मेरा पॉइंट सिंपल ये है कि इस तरह की थीम्स हमें रिपीट होती हुई देखने को मिल जाती हैं। इससे पहले भी ये देखो, ये राइस वीट सिस्टम के रिगार्डिंग 2017 में क्वेश्चन आया, फिर 2020 में फिर से राइस वीट सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन आया। तो एग्रीकल्चर तो डेफिनेटली एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर सिमिलर थीम से ऊपर क्वेश्चन रिपीट होते ही होते हैं।
इसीलिए मैं आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ, चाहे प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, हम दोनों के क्वेश्चन जितने भी पिछले 10 साल के अंदर आए हैं और मेंस के 7-8 साल के अंदर आए हैं, उन सभी को हम क्लासेस के अंदर ही सॉल्व करेंगे। गेटिंग द पॉइंट? तो पूरा कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स होगा, बिल्कुल भी डरना नहीं है। अच्छे से जो मैंने बताया ना कि इकोनॉमी इज टेक्निकल बट नॉट टफ, उसको इंश्योर किया जाएगा इन क्लासेस के माध्यम से ही। एंड एट द एंड ऑफ दिस लेक्चर सीरीज आप रियलाइज करोगे कि हाँ सर, आपने जो स्टार्टिंग में कहा था वो बिल्कुल सही था। क्लियर हुआ? ये कुछ चीज़ें थी जो हमें आज डिस्कस करनी थी। अब स्टार्ट करते हैं हमारे पहले सेशन से कि हमारा क्या क्या बुक के अंदर क्या मेंशन्ड है और भी नए टॉपिक्स हमें आज पढ़ने हैं। सबसे पहले तो ये समझो कि 2 वर्ड्स हैं हमारे पास, एक है इकोनॉमी, एक है इकोनॉमिक्स। अक्सर ना स्टूडेंट्स को इनके बीच का फ़र्क ही नहीं पता होता, काफ़ी लोग कहते हैं कि सेम है। देखो, जो इकोनॉमिक्स है ना, वो दरअसल में आपकी स्टडी है। किस चीज़ की स्टडी सर? इस चीज़ की स्टडी कि कैसे आप स्कार्स रिसोर्सेज को यूज़ करते हो अपनी डिमांड्स को मीट करने के लिए। सर इसका क्या मतलब? जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, देखो मेरी ना बहुत इन्फिनाइट डिमांड्स हो सकती हैं। कहने का मीनिंग क्या, मुझे हो सकता है ये लैपटॉप भी चाहिए, मुझे हो सकता है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें चाहिए, मुझे हो सकता है ये मोबाइल भी चाहिए, मुझे और भी चीज़ें, मुझे हो सकता है दुनिया घूमनी हो, ठीक है ना। तो मेरी डिमांड्स तो अनलिमिटेड है, पर मेरे पास तो लिमिटेड रिसोर्सेज ही हैं, ठीक है, मेरे पास इतने ही पैसे हैं। अब उन लिमिटेड रिसोर्सेज को कहीं ना कहीं यूज़ करते हुए, मतलब इनको मैं कैसे यूज़ करूं अपनी डिमांड्स को मीट करने के लिए। अब सारी डिमांड्स तो मैं फुलफिल नहीं कर सकता, लिमिटेड रिसोर्सेज से आप अपनी लिमिटेड डिमांड्स ही फुलफिल कर सकते हो। तो उन स्कार्स रिसोर्सेज को आप कैसे यूज़ करते हो अपनी डिमांड्स को मीट करने के लिए, इसी का नाम है इकोनॉमिक्स। गेटिंग द पॉइंट? तो स्कार्स रिसोर्सेज रहते हैं, इन्फिनाइट डिमांड्स होती हैं। दुनिया की भी आप बात कर लो, अब दुनिया तो चाहती है कि ना बहुत आगे बढ़े, है कि नहीं, कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी बहुत अच्छे से हो, पर कुछ ना कुछ रिसोर्सेज हमारे पास लैकिंग है। ऐसा थोड़ी कि इन्फिनाइट रिसोर्सेज हैं। इसी की कहीं ना कहीं स्टडी को हम क्या बोलते हैं? हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। काफ़ी लोग इसको, इकोनॉमिक्स को द स्टडी ऑफ चॉइसेस भी बोलते हैं। दरअसल में अगर आपको मैं थोड़ा समझाऊँ ना, तो काफ़ी लोग बोलते हैं कि इकोनॉमिक्स में ना ये पढ़ना पड़ेगा, वो पढ़ना पड़ेगा, पर दरअसल में इकोनॉमिक्स आपका रियल लाइफ ही है। कैसे? जैसे फॉर एग्जांपल इस टाइम के ऊपर आप ये इकोनॉमिक्स का लेक्चर देख रहे हो, आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस थे। कहने का मीनिंग क्या हो सकता है? आप मॉल घूमने जा सकते थे, आप मूवी देख सकते थे इस जगह पर। यहाँ पर आपने क्या किया? इकोनॉमिक्स, आपने ये लेक्चर देखना बेहतर समझा, ठीक है, आपको लगा कि यार ये टाइम मेरा ये लेक्चर देखने से ज़्यादा अच्छी जगह इन्वेस्ट होगा। तो ये इकोनॉमिक डिसीजन ही है। समझ आई बात? इकोनॉमिक्स में ना कोई चीज़ करना, कोई चीज़ ना करना और चीज़ आप क्यों कर रहे हो, ये इकोनॉमिक्स ही आपका होता है। क्लियर हुई ये बात? हो सकता था आपके पास हंड्रेड्स ऑफ चॉइसेस होती, आप इकोनॉमिक्स मेरे से ना पढ़ के किसी और से पढ़ते, ये भी और कुछ नहीं, ये भी इकोनॉमिक्स का ही डिसीजन है। तो इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं होता, बल्कि आपकी द स्टडी ऑफ चॉइसेस ही होती है। तो ध्यान रखना, इकोनॉमिक्स और कुछ नहीं, आपकी रियल लाइफ का ही यहाँ पे पार्ट है। तो इकोनॉमिक्स ना एक तरह की स्टडी हो गया कि कैसे हम कहीं ना कहीं इनको यूज़ करते हैं। जैसे आप सभी ने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानते होंगे और आप मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में जानते होंगे। यहाँ बात किसकी हो रही है? इकोनॉमिक्स की, ठीक है ना। यहाँ बात किसकी हम कर रहे हैं? हम बात कर रहे हैं इकोनॉमिक्स की, माइक्रो एंड मैक्रो। अब इसी इकोनॉमिक्स को, ये जो पढ़ाई हमने करी, इसको अगर हमने इम्प्लीमेंट करना हो, इसको एक्शन में देखना हो, उसको बोलते हैं इकोनॉमी। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी, यूएस इकोनॉमी, या फिर आपकी पंजाब की इकोनॉमी, आपके महाराष्ट्र की इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक्स को जब आप कहीं ना कहीं एक्शन में लेके आते हो, उसको इंप्लीमेंट करते हो, वो बन जाता है आपका इकोनॉमी। गेटिंग द पॉइंट? इकोनॉमिक्स के अंदर आप ये सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, मतलब टॉपिक्स पढ़ते हो, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, इस तरह की अलग अलग थ्योरीज होती हैं। उन थ्योरीज का इंप्लीमेंटेशन रियल लाइफ के अंदर एक्शन, दैट इज व्हाट इज इकोनॉमी। जैसे फॉर एग्जांपल इंडियन इकोनॉमी। तो आई होप आप इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, इन दोनों के बीच का फर्क आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्लियर हुआ? तो थोड़ा सा सर माइक्रो और मैक्रो के बारे में बता दीजिए, माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है। देखो, जब हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स की, यहाँ पर हम डील करते हैं किसके साथ? जैसे फॉर एग्जांपल आपके छोटे एंटिटीज के साथ, आपके इंडिविजुअल के साथ, आपके हाउस होल्ड के साथ, एक फर्म के साथ। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप PW की बात करोगे, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या होगा? ये एक अपने आप में एक फर्म है, ठीक है ना, एक इंस्टीट्यूशन है। तो जब इनकी बात होगी तब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स का डील करेंगे। आप अपने घर का भी तो कुछ ना कुछ देखते होंगे ना कि यार घर में इतने पैसे कमाए, इतने पैसे यहाँ पे खर्च हुए, यहाँ से ये चीज़ें हुई, या फिर आपने देखा होगा कि यार मुझे इतनी पॉकेट मिली, यहाँ से मिली है, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ।
अब इसको बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। बेसिकली जो भी इंडिविजुअल इकोनॉमिक एजेंट्स होते हैं, उनके जो भी डिसीजंस होते हैं, एक प्रोड्यूसर का हो गया, एक कंज्यूमर का हो गया, एक किसान जब सोचता है कि नहीं यार मैं ये वीट ना उगा के कोई और चीज़ उगाता हूँ, ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स का ही पार्ट है, ठीक है ना। तो इस तरह की चीज़ों को क्या बोलते हैं हम, माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो का मीनिंग क्या होता है, छोटा। तो जो भी आपके इंडिविजुअल फर्म्स, हाउस होल्ड्स, इनको स्टडी जो करते हैं, इनके डिसीजंस की जो स्टडी करते हैं, उसको बोल देते हैं हम क्या, माइक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है सर, फिर अगला पार्ट क्या है आपका, मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो का मीनिंग क्या होता है, मैक्रो का मीनिंग होता है थोड़ा बड़ा। यहां पर क्या आ गया, जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं कि इंडिया का डेट इतना है, या फिर डेट छोड़ो, इंडिया का हम बात करते हैं ना कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ 5% से ग्रो कर रही है या 7% से ग्रो कर रही है। अब यहां पर पूरे नेशन की बात हो रही है, पूरे इंडिया की जीडीपी की बात हो रही है। कई बार हम बात करते हैं कि इंडिया में महंगाई दर इतने रेट से बढ़ रहा है, जो मुद्रास्फीति की दर है वो इस हिसाब से बढ़ रही है। यहां पर क्या हो गया, पूरे नेशन की बात करी जा रही है, पूरी हमारी गवर्नमेंट की बात करी जा रही है, ठीक है ना। कई बार हो सकता है हम दुनिया की भी बात कर सकते हैं कि दुनिया में ट्रेड 2% से बढ़ा, या फिर इस तरह से। तो ये सारी बातें कहाँ पे आएंगी, ये सारी बातें आएंगी आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, जो कि एक बड़े लेवल के ऊपर डिस्कशन कर रहा है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या हो गया, जहां पर पूरी इकोनॉमी एज अ होल को हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे आ गया आपका एग्रीगेट आउटपुट हो गया, आपका नेशनल इनकम हो गया, ये सारी बातें हमें मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर देखने को मिल जाती हैं। क्लियर। आगे चलते हैं। ये थोड़ा सा मैंने ना एक टेबल फॉर्मेट में आपको दिया है, एक्चुअली आपको पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, डोंट वरी अबाउट इट। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आप छोटे छोटे कंपोनेंट्स को देखते हो, यहां पर इंडिविजुअल और बिजनेस डिसीजन को देखा जाता है। इसका दूसरा नाम है प्राइस थ्योरी भी इसको बोलते हैं, ठीक है ना। और ये हम जैसे इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स के लिए बहुत यूजफुल होता है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो पूरी कंट्री की यहाँ पर हम बात करते हैं, इकोनॉमी ऑफ द कंट्री हो गया, या फिर जो वर्ल्ड लेवल के ऊपर हो गया, उसकी बात हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट ने क्या डिसीजन लिया, किस तरह के कंट्रीज क्या डिसीजन ले सकती हैं, ये बातें करी जाती हैं। इसको आप इनकम थ्योरी भी बोलते हो, ठीक है, बस नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स का इनकम थ्योरी। तो ये भी आप ध्यान में रखना है। और यहाँ पर आपके लिए फिस्कल डिसीजन हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे सर फिस्कल मॉनेटरी का मतलब क्या है। देखो जब हम बात करते हैं फिस्कल, कहीं ना कहीं हम यहाँ पे किसके साथ लिंक करेंगे, हमारी सरकार के साथ। जैसे हो सकता है सरकार ने अपना खर्च बढ़ा दिया, अपनी स्पेंडिंग को इंक्रीज कर दिया, तो ये हम बोलेंगे क्या है, फिस्कल डिसीजन है, सरकार का डिसीजन है। हो सकता है सरकार ने टैक्सेस में चेंजेस कर दिए, या टैक्सेस बढ़ा दिए या टैक्सेस कम कर दिए, ये भी एक तरह का फिस्कल डिसीजन हुआ। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजंस की, यहाँ किसकी बात हो रही है, यहाँ हमारे सेंट्रल बैंक की बात हो रही है। जैसे आप जानते हैं ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हमारा जो सेंट्रल बैंक है, वो क्या डिसीजंस ले रहा है, वो हम देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर। तो आप लोगों को ना अगर इतना आइडिया लगा तो सोचो एक बार, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारे लिए पढ़नी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या मैक्रो। जो भी आपका आंसर है ना, एक बार मुझे नीचे कमेंट्स में बताना कि क्या लगता है, इज माइक्रो मोर इंपॉर्टेंट और मैक्रो, यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। देखो इंपॉर्टेंट दोनों ही होती है, मैं बताता हूँ, पर हमारे एग्जाम के अंदर जो ज़्यादातर पूछा जाता है दैट इज फ्रॉम मैक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है। हम भी उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, ठीक है। माइक्रो से भी क्वेश्चंस आते हैं पर काफ़ी कम क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको भी पढ़ेंगे, डोंट वरी, पढ़ना इसको भी है, ठीक है। पर ध्यान देना है कि हमारे पास जितना टाइम है हम उसमें क्या ज़्यादा फोकस करेंगे, हमारा फोकस रहेगा मैक्रो इकोनॉमिक्स के ऊपर। क्योंकि देखो अब एक इंडिविजुअल क्या कर रहा है या फिर एक छोटी फर्म क्या कर रही है, उतना इंपॉर्टेंट ये हमारे लिए नहीं है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया हमारी सरकार क्या कर रही है, हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या कर रहा है, दुनिया की जो अलग अलग गवर्नमेंट्स है वो क्या कर रही हैं, वर्ल्ड लेवल के ऊपर क्या चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी आपके मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट बनती हैं। तो इसको बहुत बहुत ध्यान से हमने काफ़ी डिटेल में पढ़ना है। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है सर, ये बात तो चलो समझ आ गई कि माइक्रो और मैक्रो आखिर होता क्या है। अब ना इकोनॉमी के कुछ फंडामेंटल क्वेश्चंस हैं। सर फंडामेंटल क्वेश्चंस का क्या मतलब, मैंने बताया था ना इकोनॉमी में क्या करते हो आप, इकोनॉमी क्या होती है, कहीं ना कहीं आपकी इन्फिनाइट डिमांड्स होती हैं और स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज होती है। तो इन स्कार्स रिसोर्सेज को, जो रिसोर्सेज की कमी है, इनको कैसे हम यूटिलाइज करें अपनी डिमांड्स को मीट करने के लिए, यही कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स है। तो इकोनॉमिक्स एक तरह से स्टडी ऑफ चॉइसेस है, बिल्कुल। तो समझो कि हमें क्या प्रोड्यूस करना है, ये भी तो देखना पड़ेगा। क्योंकि देखो रिसोर्सेज तो लिमिटेड है हमारे पास, डिमांड अनलिमिटेड है, तो हमें देखना पड़ेगा ना कि क्या प्रोड्यूस करें। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या आएगा, व्हाट टू प्रोड्यूस, कि क्या प्रोड्यूस करना है। मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, क्या उस रिसोर्सेज को यूज करके मैं एक लैपटॉप को प्रोड्यूस करूं, या एक मोबाइल फोन को प्रोड्यूस करूं, या फिर कुछ और चीज को प्रोड्यूस करूं, है कि नहीं। तो रिसोर्सेज लिमिटेड होने की वजह से व्हाट टू प्रोड्यूस
और कितनी क्वांटिटी में उसको प्रोड्यूस करना है, बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन आता है कि भैया प्रोड्यूस करें कैसे। ये दरअसल में आपकी चॉइस के ऊपर होता है कि टेक्निक क्या होनी चाहिए। आपने कुछ इंडस्ट्रीज देखी होंगी, अब हो सकता है एक इंडस्ट्री आप बनाओ, वहां पर बड़ी बड़ी मशीनें यूज करो, उनको क्या बोलते हैं हम, कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज, राइट। कि आपने बड़ी बड़ी मशीनें यहां पे यूज करी, उनके थ्रू आप प्रोडक्शन कर सकते हो, बिल्कुल ठीक है। उसी तरह से हो सकता है आप कहीं ना कहीं लेबर इंटेंसिव भी हो सकते हो, ठीक है ना। तो कैसे प्रोड्यूस करना है, जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करते होंगे कई ऐसे छोटे छोटे घरों में प्रोडक्शन होती है, तो वहां पर लेबर को ज़्यादा यूज़ किया जाता है। किसी जगह जब बड़े लेवल के ऊपर प्रोडक्शन करनी होती है, वहां पर हम मशीनों का ज़्यादा यूज़ करते हैं। तो भैया कैसे प्रोड्यूस करना है, ये भी एक फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ इकोनॉमी हो जाता है। तीसरा, किसके लिए प्रोड्यूस करना है। सर किसके लिए प्रोड्यूस करना है मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल लेके चलो, जैसे कोई भी ठीक है ना, लैम्बोर्गिनी का एग्जांपल ले लो, या फिर कोई भी इस तरह से आपका ऑडी का एग्जांपल ले लो, कोई भी आप जो गाड़ी का एग्जांपल लेना चाहते हो। अब ये जो गाड़ी बनी है, क्या ये आम इंसान के लिए बनी है? नहीं सर, ये तो बहुत महंगी आती है, ठीक है ना। तो ये इसकी प्रोडक्शन किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए हो रही है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी ऑफ पीपल है। वेयर एज ऑन द अदर हैंड हो सकता है कुछ बहुत सारी और चीज़ें प्रोड्यूस कर रखी हो, वो वहाँ पर लोगों के लिए, आम लोगों के लिए हो सकता है। आपका नमक हो गया, आपकी चाय हो गया, ये बहुत सारी चीज़ें इस तरह से होती हैं जो कहीं ना कहीं एक मास लेवल पे होती है। कई बार हमारी सरकार फ्री में चीज़ें देती हैं, या फ्री में या कम रेट्स के ऊपर देती हैं। तो किसके लिए हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, वो किस तरह से उनके बीच में बांटा जाएगा, ये भी फॉर होम टू प्रोड्यूस भी 3 यहाँ पे फंडामेंटल क्वेश्चन होते हैं। तो कौन से सर क्वेश्चन हुए फंडामेंटल? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। गेटिंग द पॉइंट। और इसी को ही अगर हमने समझ लिया ना कि कैसे कैसे प्रोडक्शन हो रही है, कहीं ना कहीं हम आगे कैटेगराइजेशन कर पाएंगे। सर कैसे कर पाएंगे? 3 तरह से कैटेगराइज कर पाएंगे। एक आपका हो गया, अगर नहीं दिख रहा मैं बता देता हूं, ये है आपका कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, ये हो गया आपका सोशलिस्ट इकोनॉमी, और तीसरा हो गया आपका मिक्स्ड इकोनॉमी। ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज 3 तरह के डिफरेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं कि एक मान लो कोई पर्सन प्रोड्यूस कर रहा है, उसका काम क्या है या फिर उसका मोटिव क्या है? उसका मोटिव है कि भैया मुझे बहुत सारा प्रॉफिट अर्न करना है। तो वो किस पर्पस से काम करेगा? कहीं ना कहीं सिर्फ प्रॉफिट अर्न करने के लिए, या तो क्या करेगा वो कोशिश करेगा कहीं ना कहीं अपने प्रोडक्ट्स को इस तरह से दूं कि प्रॉपर यहाँ पे जो भी उसको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को खरीदने वाले होंगे उनको मैं कहीं ना कहीं सर्व करूं। यहाँ पर उसका मोटिव ये थोड़ी है कि लोगों की सेवा करनी है, लोगों की भलाई करनी है, नहीं। तो ये सब कैटेगरी कौन सी आएगी आपकी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आएगा, क्योंकि आप नोटिस करो गवर्नमेंट का काम क्या होता है? गवर्नमेंट का काम होता है कहीं ना कहीं सोशल वेलफेयर के ऊपर। प्राइवेट सेक्टर का कहीं ना कहीं काम कहाँ पे होता है? थोड़ा सा उनका काम यहाँ पे हमें प्रॉफिट ओरिएंटेशन तरफ देखने को मिलता है। तो ये वाला पार्ट आ जाएगा फॉर होम टू प्रोड्यूस में किसके लिए हो रहा होगा? कहीं ना कहीं प्रॉफिट मोटिव के लिए। तो जो भी उसको अफोर्ड कर पाएंगे उनको यूज कर पाएंगे। जब हम बात करेंगे थोड़ा सोशलिस्ट इकोनॉमी की, तो यहाँ पर हमें क्या ध्यान में रखना है कि हमारा ना यहाँ पे गवर्नमेंट सेक्टर का रोल बहुत बढ़ जाता है। गेटिंग द पॉइंट। तो अगर गवर्नमेंट को लगता है कि नहीं यार सोशल वेलफेयर के पर्सपेक्टिव से कहीं ना कहीं लोगों के पास ये सारे रिसोर्सेज होने चाहिए, तो वो क्या करेगी? फॉर होम टू प्रोड्यूस वाले क्वेश्चन में क्या बात करेगी कि आम लोगों के लिए प्रोडक्शन होनी चाहिए। गेटिंग द पॉइंट। तो गवर्नमेंट यहाँ पे क्या करेगी? उन फंडामेंटल क्वेश्चंस ऑफ द इकोनॉमी को डोमिनेट करेगी। जैसे फॉर एग्जांपल क्या प्रोड्यूस करना है, कौन डिसीजन लेगा यहाँ पे? हमारी सरकार। ऑन द अदर हैंड कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, हमारी सरकार डिसीजन लेगी। ठीक है, किस तरह से प्रोडक्शन करनी है? हो सकता है सरकार को लगे यार अगर ना हम लेबर इंटेंसिव के थ्रू करेंगे तो उसके थ्रू क्या होगा, कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। अगर सरकार की हो सकता है ये रणनीति हो, तो सोशलिस्ट इकोनॉमी बोलेगी कि हाँ लेबर इंटेंसिव को यूज़ करो। तो मेरा कहने का पॉइंट क्या है, जो फंडामेंटल क्वेश्चन ऑफ द इकोनॉमी वाले पढ़े ना हमने 3 क्वेश्चन, जब हम बात करेंगे कैपिटलिस्ट की, यहाँ पर जो हमारा प्राइवेट सेक्टर होता है मेजरली वो डोमिनेट करता है उन 3 क्वेश्चंस के ऊपर कि क्या प्रोड्यूस करना है, कैसे प्रोड्यूस करना है, किस क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है। ठीक है, वो सारे क्वेश्चंस यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता है। जब मैं बात करूंगा सोशलिस्ट इकोनॉमी की, यहाँ पर रोल आ जाएगा आपकी सरकार का। सरकार बताएगी कि क्या प्रोड्यूस करना है, कितनी क्वांटिटी में प्रोड्यूस करना है, कैसे करना है और किसके लिए करना है।
और आखिरी जो मैं बात कर रहा हूँ दैट इज मिक्स्ड इकोनॉमी। अब नाम से ही क्लियर है मिक्स्ड इकोनॉमी, तो यहाँ पर आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, मतलब गवर्नमेंट भी है, और आपका जो प्राइवेट सेक्टर भी है। कुछ फैसले हमारा गवर्नमेंट करेगा, कुछ फैसले हमारे प्राइवेट सेक्टर करेगा। अब आप लोग 1 मिनट लो, सोचो कि इंडिया क्या है आज के टाइम के ऊपर। क्या इंडिया कैपिटलिस्ट है, क्या इंडिया सोशलिस्ट है, या इंडिया मिक्स्ड इकोनॉमी है? 1 मिनट दिमाग से सोचो। आई एम वेरी श्योर आप सभी ने सही सोचा होगा। द आंसर इज मिक्स्ड इकोनॉमी। इंडिया में प्राइवेट सेक्टर का भी कहीं ना कहीं रोल है, ऑन द अदर हैंड सरकार भी बहुत सारे फैसले लेती है, आप सब लोग जानते होंगे। अब कई बार ना लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि सर हम लोग तो 1947 में आज़ाद हुए, ठीक है सर, उस टाइम पर हम क्या थे और आज क्या है? क्या कुछ फर्क है उस टाइम के ऊपर और आज के टाइम के ऊपर? देखो समझने की कोशिश करना। 1947 के अंदर हम आज़ाद हुए, आज 2023 में बैठे हैं। अब जब हम आज़ाद हुए 1947 के अंदर, तो उस टाइम आप नोटिस करना, उस टाइम ना प्राइवेट सेक्टर के पास पैसा ही नहीं था उतना, और कहीं ना कहीं जो पैसा था हमारा सरकार के पास था। मतलब बेसिकली उस टाइम पर थोड़ी गरीबी भी ज़्यादा थी इंडिया के अंदर, तो कहीं ना कहीं हमें सोशल वेलफेयर करना था। समझ पाए या नहीं समझ पाए? तो सोशल वेलफेयर करना था, लोगों को गरीबी से बाहर निकालने की कोशिश करनी थी। ऐसा नहीं करना था कि कुछ लोग बहुत अमीर हो जाएं और कुछ लोग बिल्कुल ही गरीब रहें। तो यहाँ पर ना जब 1947 के अंदर थे, अडॉप्ट हमने क्या किया? हमने मिक्स्ड इकोनॉमी किया। पर इसमें ज़्यादा लक्षण हमें किसके दिखते थे? सोशलिज्म के, और प्राइवेट सेक्टर थोड़ा पीछे था। समझ आई? या अदर आई शुड से कि गवर्नमेंट सेक्टर का मेन रोल था और प्राइवेट का कम था। ध्यान में रखना 1947 में हम सोशलिस्ट नहीं थे, नहीं बिल्कुल भी नहीं। 1947 में हम थे मिक्स्ड इकोनॉमी ही, बस फर्क ये है कि उस टाइम पर गवर्नमेंट का मेजर रोल था और प्राइवेट सेक्टर का कम रोल था। अब जैसे जैसे हम प्रोग्रेस करते गए, आप जानते होंगे कि 1991 के अंदर हमने क्या करे? LPG रिफॉर्म्स, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, इस तरह के हमने रिफॉर्म्स किए। यहाँ से हमने प्राइवेट सेक्टर की एंट्री थोड़ी आसान कर दी। प्राइवेट सेक्टर ने बहुत सारी कंपनी स्टार्ट करी। आजकल आप देखते हो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज हमें देखने को मिलती है आज के टाइम के ऊपर। गेटिंग द पॉइंट? तो इससे हुआ क्या? धीरे धीरे हमने नोटिस किया कि प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ता गया। तो फर्क बस ये है, आज भी हम मिक्स्ड इकोनॉमी ही है, पर प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ता जा रहा है और सरकार का रोल थोड़ा सा कम होता जा रहा है। जैसे हमने देखा ना कि कुछ जगह पे सरकार प्राइवेटाइजेशन कर रही है, सरकार कुछ जगह से अपने पैर पीछे खींच रही है और वहां पर प्राइवेट सेक्टर की एंट्री आ रही है। गेटिंग द पॉइंट? तो ये फर्क है। बस ध्यान में ये रखना कि तब भी हम मिक्स्ड इकोनॉमी थे, आज भी हम मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। बस फर्क ये है कि 47 के अंदर गवर्नमेंट का मेन रोल था, प्राइवेट सेक्टर का माइनर रोल था। अब आज के टाइम के ऊपर प्राइवेट सेक्टर का रोल बढ़ता जा रहा है और कुछ जगह में हमें गवर्नमेंट का रोल थोड़ा कम होता हुआ इकोनॉमिक टर्म्स में देखने को मिला है। पर थे उस टाइम भी मिक्स्ड इकोनॉमी, है आज भी मिक्स्ड इकोनॉमी ही। आई होप ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी। आगे चलते हैं। जैसा मैं आपको बता भी रहा था, ठीक है ना, तो मार्केट इकोनॉमी एक तरह से इसी को ही आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है, इसी का दूसरा नाम है। तो यहाँ पर क्या होता है, आपका ज़्यादातर प्राइवेट ओनरशिप होती है इकोनॉमिक रिसोर्सेज की, ठीक है, इंडिविजुअल्स हो गया, बिजनेस हो गया, ये कहीं ना कहीं डोमिनेट करते हैं। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ आपके सेंट्रली प्लान की, ये थोड़ा आप इसको सोशलिस्ट इकोनॉमी की तरफ मान सकते हो। यहाँ पर क्या होगा, गवर्नमेंट के पास ओनरशिप होती है आपके इकोनॉमिक रिसोर्सेज की, स्टेट प्लानिंग होती है, ये सारी चीज़ें हमें स्टेट सेंट्रली प्लान के अंदर देखने को मिलती है। और मिक्स्ड के अंदर क्या होता है, गवर्नमेंट भी और प्राइवेट ओनरशिप ऑफ इकोनॉमिक रिसोर्सेज स्प्लिट होता है। कुछ जगह पे सेंट्रल गवर्नमेंट या गवर्नमेंट, एंड ऑन द अदर हैंड कुछ जगह पे हमारे जो प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करता हुआ देखने को मिल सकता है। ठीक है, एक एक करके जस्ट एक बार क्विकली पढ़ लेते हैं। वैसे तो हमने समझ ही लिया ये चीज़ें। यहाँ पे नोटिस करो, पहला क्या था, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट का रोल लिमिटेड, ठीक है, जो मार्केट होती है वो डिटर्मिन करती है इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ की, कौन सी चीज़ होगी, कौन सी चीज़ नहीं होगी, कौन सी चीज़ किस पर्टिकुलर क्वांटिटी में प्रोड्यूस होगी, कौन प्रोड्यूस करेगा, कैसे करेगा, वो सारे आंसर्स कौन देता है, हमारी मार्केट। अब आप एक बात नोटिस करो, मार्केट में ना सप्लाई एंड डिमांड का बहुत बड़ा रोल होता है। सर अभी सप्लाई एंड डिमांड का रोल मतलब क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल अब देखो रोल किसका है यहाँ पे कैपिटलिस्ट के अंदर, प्राइवेट सेक्टर का। प्राइवेट सेक्टर का काम क्या है, कहीं ना कहीं आपका प्रॉफिट ओरिएंटेशन होता है, इनका प्रॉफिट मोटिव होता है, तो प्रॉफिट कमाना इनका मेन उद्देश्य है। अगर इनको लगता है
कि यार हाँ एक लैपटॉप प्रोड्यूस करने के अंदर हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा, तो हम क्या करेंगे, हम लैपटॉप को प्रोड्यूस करेंगे। तो हुआ क्या, लैपटॉप की ना मार्केट में डिमांड थी, क्योंकि लैपटॉप की मतलब डिमांड होगी, लोग चाहते होंगे कि हाँ यार लैपटॉप और खरीदें, पर लैपटॉप की अभी हो सकता है सप्लाई कम हो। तो ये जो होंगे हमारा प्राइवेट सेक्टर, वो क्या करेगा, उसको पता है कि डिमांड है, तो कहीं ना कहीं वो अपनी प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करेगा, तो अकॉर्डिंगली वो सप्लाई बढ़ाने की कोशिश करेगा। तो जो डिमांड होती है मार्केट की, कहीं ना कहीं उस हिसाब से चीज़ें प्रोड्यूस करी जाती हैं। अगर कल को जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से आप कोविड-19 पैंडेमिक की बात करो, जब कोविड-19 पैंडेमिक आया तो अचानक से मास्क की डिमांड आई कि हाँ भैया मास्क पहनने हैं, तो हमारा जो प्राइवेट सेक्टर था वो भी आगे आया, बहुत बढ़ चढ़ के आगे, कहीं ना कहीं मास्क बहुत लेवल पे प्रोड्यूस होने लग गए। तो यहाँ पर ना डिमांड थी उस चीज़ की, एंड अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं उसकी सप्लाई आने लगी, क्योंकि लोगों को प्रॉफिट दिख रहा था इसके अंदर। तो मार्केट ये सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को यहाँ पर डिटर्मिन करती हैं, कहाँ पर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। जो सप्लाई और डिमांड है ना, इसके बीच में एक तरह का हमें बैलेंस देखने को मिलता है। जैसे ये बैलेंस ऊपर नीचे हुआ तो क्या होने लग जाता है, चीज़ों के दाम ऊपर नीचे हो जाते हैं। सर वो कैसे, जैसे लेट्स से आप टमाटर की बात करो, कई बार जैसे अभी भी आप नोटिस कर रहे होंगे टमाटर के दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रखे हैं। क्यों बढ़ रखे होंगे, अब हुआ क्या है, लेट्स से मान लो बारिश कम हुई, मतलब बारिश मान लो प्रॉपर नहीं हुई, तो क्या होगा, कोई भी फसल हमारी अच्छे से नहीं उग पाएगी, जिसको पानी चाहिए ऐसी फसल अच्छे से उग नहीं पाएगी। फसल उग नहीं पाई तो सप्लाई कम, ठीक है, मार्केट में उतने टमाटर होंगे ही नहीं। अब सप्लाई कम है पर मार्केट में टमाटर की डिमांड बढ़ी हुई है, अब एक तरह का मिसमैच आ गया, इम्बैलेंस आ गया। और जैसे ही इम्बैलेंस आएगा अब होगा क्या, चाहने वाले बहुत सारे लोग हैं कि टमाटर हमें चाहिए चाहिए चाहिए, पर टमाटर सप्लाई करने वाले बहुत कम है कि नहीं है, टमाटर नहीं है। तो क्या होगा, टमाटर के दाम बढ़ेंगे या नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल बढ़ेंगे। क्योंकि आप नोटिस करो, मेरे पास पैसे हैं, मैं चाहता हूं टमाटर खरीदना, पर टमाटर बहुत ही कम है मार्केट के अंदर, तो मैं बोलूंगा चलो ठीक है यार 50 रुपये किलो हिसाब से नहीं दे सकते, मैं 100 रुपये दे दूंगा, बट मुझे टमाटर चाहिए। तो इस तरह से जब भी डिमांड ज़्यादा होती है और उसकी सप्लाई कम होती है, तो एक तरह का मिसमैच, एक तरह का इम्बैलेंस देखने को मिलता है। तो होगा क्या, चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, चीज़ों के दाम बढ़ जाएंगे, अकॉर्डिंगली कहीं ना कहीं ये डिमांड सप्लाई को हम मैनेज हो जाएगा। हो सकता है कुछ लोग ऐसे भी आए जो बोले कि हाँ यार अभी तो प्रॉफिट होगा, अभी हम अगर टमाटर बेचेंगे तो कहीं ना कहीं हम प्रॉफिट कर सकते हैं, तो अकॉर्डिंगली टमाटर की किसी तरह से हम सप्लाई बढ़ाने की भी कोशिश करेंगे। बट नोटिस ये रखना कि जब भी डिमांड बढ़ती है ना किसी चीज़ की, तो और उसकी सप्लाई लिमिटेड होती है, तो अकॉर्डिंगली उसके दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे। एग्जाम्पल सर, एग्जाम्पल आप कोविड-19 पैंडेमिक फिर से ले लेते हैं। अब याद करो कोविड-19 पैंडेमिक की सेकेंड वेव आप सभी ने देखी होगी, बहुत ही एक बुरा टाइम था सबके लिए। उस टाइम पे आप नोटिस करना कि कुछ ना मेडिसिन थी, ठीक है, आई थिंक मुझे नाम याद नहीं आ रहे उन मेडिसिन के, पर कुछ मेडिसिन हुआ करती थी, वो मेडिसिन बहुत ही लिमिटेड थी, पर लोगों को कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए, या अदर आई शुड से मेडिसिन के अलावा भी कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर्स हो गया, ये सब चीज़ें आप जानते होंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर की डिमांड अचानक से बढ़ गई कि लोगों को बचाना है तो ऑक्सीजन सिलेंडर चाहिए, तो डिमांड बढ़ गई, बट ऑक्सीजन सिलेंडर की सप्लाई तो उतनी ही है। कहीं ना कहीं आपने देखा था ना ऑक्सीजन सिलेंडर कितने महंगे बिके थे, किस रेट के ऊपर उस टाइम पे बिक रहे थे। तो ये क्लियरली दिखाता है कि सप्लाई और डिमांड के हिसाब से चीज़ें ऊपर नीचे होती रहती हैं, उनके प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो जब भी किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है और उसकी सप्लाई कम होती है तो चीज़ों के दाम बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, जैसा कि इस चीज़ में हमने समझा। ठीक है, तो प्रॉफिट मोटिव होता है, ये तो हमने समझ लिया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को ही आप मार्केट इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी, इन सब नामों से जान सकते हो। एक टर्म है यहाँ पे लेसाजे फेयर, इसको भी आपने ध्यान में रखना है, ये एक लैटिन टर्म है, ठीक है ना। इसके अंदर इसका मीनिंग यही होता है कि बेसिकली इकोनॉमी को अपने आप से परफॉर्म करने दो, ज़्यादा छेड़छाड़ मत करो, ठीक है ना, अपने आप डिमांड एंड सप्लाई के हिसाब से चीज़ें बैलेंस हो जाएंगी। लेसाजे फेयर का मीनिंग यही होता है। दरअसल में ये कॉन्सेप्ट और कुछ नहीं है, ये एडम स्मिथ जी हैं, ठीक है ना, इनको फादर ऑफ इकोनॉमिक्स बोला जाता है, या रादर शुड से फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स बोला जाता है। ये कैपिटलिज्म की इन्होंने काफ़ी बात करी है, ठीक है ना, इनकी ये बुक है द वेल्थ ऑफ नेशन, वेरी वेरी फेमस बुक। तो कैपिटलिज्म का जो आइडिया था वो इन्हीं से कहीं ना कहीं हम यहाँ पे रिलेट करते हैं एडम स्मिथ के साथ, राइट। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कैपिटलिज्म के बारे में। तो इन्होंने इसके बारे में बात करी है, सप्लाई डिमांड की, कैपिटलिज्म की, फ्री मार्केट की, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स इनको बोलते हैं। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है इनका, दैट इज विद रिगार्ड्स टू इनविजिबल हैंड। सर इनविजिबल हैंड का मतलब क्या है, देखो यहाँ पे इन्होंने बात करी है कि अगर हम कहीं ना कहीं अपने इंटरेस्ट को परस्यू करें, ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं मतलब हम क्या कर सकते हैं, हम सोसाइटी के इंटरेस्ट को भी हम
कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से इन्होंने यहाँ पे बात करी है। बेसिकली कहने का मीनिंग क्या, मीनिंग वही है जो सप्लाई और डिमांड का हम पढ़ के आए। अगर देखो सप्लाई और डिमांड के बीच में मिसमैच आएगा, मान लो सप्लाई किसी चीज़ की कम है और डिमांड ज़्यादा है, तो ये इनका कहना था कि एक इनविजिबल हैंड आएगा जो इनको मैनेज कर देगा, इनके बीच में मैचिंग ले आएगा। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर कैसे, जैसे कोई भी चीज़ मान लो किसी चीज़ के ना दाम बहुत ज़्यादा बढ़ रखे हैं और उसकी सप्लाई अभी लिमिटेड है। मान लो टीवी के दाम बहुत बढ़ रखे हैं, ठीक है, आपको टेलीविज़न खरीदना है, तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, कहीं ना कहीं इधर वाली साइड, सप्लाई वाली साइड, कुछ लोगों को लगेगा यार टीवी बनाते हैं, टीवी के दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, हम टीवी बनाकर अच्छा खासा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो इन्होंने क्या किया, टीवी बनाने शुरू किए। टीवी बनाने की वजह से क्या हुआ, धीरे धीरे सप्लाई बढ़ती गई और एक टाइम आएगा सप्लाई और डिमांड एक जगह पे मैच कर जाएंगे। गेटिंग द पॉइंट। तो इस तरह से जो दाम बहुत ज़्यादा बढ़े हुए थे उनको हम इस तरह से एक लेवल में आ जाएंगे, एक विदिन एक लिमिट आ जाएंगे जहाँ पे सप्लाई और डिमांड हमें मैच होती हुई देखने को मिल जाएगी। तो इसी का नाम आप कहीं ना कहीं इनविजिबल हैंड आप ध्यान में रख सकते हो। ध्यान ये रखना है कि ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था, ये दिया एडम स्मिथ जी ने, ठीक है। कैपिटलिज्म के अंदर हम इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। क्लियर? हाँ जी, एक ना मतलब कई बार क्वेश्चन आ सकता है कि कैपिटलिज्म के क्या फ़ायदे हैं या क्या नुकसान है, ठीक है ना। बेसिकली क्या कैपिटलिज्म करता है, क्या कैपिटलिज्म नहीं करता। आप भी खुद सोचो कैपिटलिज्म के फ़ायदे और नुकसान एक बार सोचो। देखो बहुत इजी चीज़ है, कैपिटलिज्म से ना कहीं चीज़ों के दाम हमें बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए नहीं देखने को मिलते। कैसे सर? देखो नोटिस करो, मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही मान लो किसी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, उसके प्राइसेस बढ़ेंगे, तो कोई और आएगा जो उसकी सप्लाई को बढ़ाने की कोशिश करेगा ताकि उसको प्रॉफिट हो पाए। उससे क्या होगा, सप्लाई बढ़ जाएगी और जो प्राइसेस थे वो चेक में आ जाएंगे। तो एक तो ये बात हो गया। दूसरा बात ना, हम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप खुद सोचो, एक कंपनी है, इस कंपनी को क्या करना है, अपना प्रॉफिट बढ़ाना है। प्रॉफिट हम कैसे बढ़ा पाएंगे? अगर कहीं ना कहीं हम फालतू खर्चों को कम करें तभी बढ़ा पाएंगे, बिल्कुल बात है। तो रिसोर्सेज को एफिशिएंट यूजेज ये है ना, कैपिटलिज्म बहुत अच्छे से करता है। मार्केट बहुत अच्छे से रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। लेट्स से अगर मेरी बात कर लो या किसी की भी बात कर लो, अगर मान लो मैं अच्छा परफॉर्म नहीं करता, गेटिंग एग्जाम्पल लेके चलते हैं, अगर मान लो मैं आपको अच्छा नहीं पढ़ा रहा, तो शायद मैं फिर मतलब मुझे निकाल दिया जाएगा, ठीक है। सेम इसी तरह से मान लो आप एक बैंकर की बात करो, लेट्स से आप बात कर लो एक आईसीआईसीआई बैंक के एम्प्लॉय की बात कर लो। अगर मान लो ये आईसीआईसीआई बैंक का एम्प्लॉय अच्छे से काम नहीं करता अपना, तो क्या होगा, इसको बोलेंगे कि भैया आप ना अच्छे से काम नहीं कर रहे हो, तो आप रिक्वायर्ड नहीं हो, है कि नहीं। ये बात आप नोटिस करोगे, क्योंकि आईसीआईसीआई बैंक का क्या मोटिव है, कहीं ना कहीं उसको कमाई करनी है, उसको प्रॉफिट करना है। अगर उसको लगता है कुछ लोग नहीं अच्छे से काम कर रहे हैं तो उनको निकाल दिया जाएगा। ऑन द अदर हैंड आप सोचो एक सरकारी बैंक को, या फिर अदर आई शुड से कुछ भी सरकारी इंस्टीट्यूशन को, कई बार हमें वहाँ पे पता क्या देखने को मिलता है कि अगर मान लो कोई अच्छे से काम नहीं भी करता है तो बहुत मुश्किल है उसको निकालना भी। तो गवर्नमेंट के अंदर ना कई बार हमें इनएफिशिएंसी देखने को मिल जाती है। आप और एग्जांपल ले लो, जैसे आपने एयर इंडिया के बारे में देखा होगा, ठीक है। जब सरकार के पास थी तो कितना नुकसान हो रहा था एयर इंडिया के अंदर, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे कुछ ऐसे गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ना कई बार इनएफिशिएंसी आ जाती है, अच्छे से लोग काम नहीं करते, क्योंकि पता है यार कि मतलब अगर अच्छे से काम किया या नहीं किया, तनख्वाह तो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ही बढ़नी है या फिर प्रमोशन तो उस हिसाब से होना है। पर यहाँ पर क्या होता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, अगर आपने अच्छे से काम किया, अगर आपने कहीं ना कहीं मेरिटोक्रेसी दिखाई, तो आपको अच्छी प्रमोशंस मिलेंगी, तो आप अच्छे से यूज़ करोगे, रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज़ करोगे। तो मार्केट्स के अंदर ना रिसोर्सेज को एफिशिएंट यूजेज किया जाता है, और इसी प्रमोशंस की वजह से या फिर ना कहीं रिसोर्सेज के एफिशिएंट यूजेज की वजह से लोगों के अंदर एक इनोवेशन भी आती है कि यार मैं कुछ नया ट्राई करता हूँ, ठीक है ना। मेरा काम क्या था, प्रॉफिट ओरिएंटेशन, तो प्रॉफिट बढ़ाना है तो आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट करोगे, कुछ नए नए प्रोडक्ट्स लेके आने की कोशिश करोगे जो आपके कस्टमर्स के लिए बहुत यूजफुल होंगे। तो इस तरह से इनोवेशन प्रमोट करने के अंदर भी आपकी हेल्प करता है। साथ में ही कंज्यूमर चॉइसेस बढ़ती हैं। आप खुद नोटिस करो, 1991 से पहले का टाइम देखो, उस टाइम पर आप गाड़ियाँ देखते थे, अगर गाड़ियाँ थी ना तो बहुत ही कम गाड़ियाँ थी उस टाइम के ऊपर, मतलब आई थिंक एम्बेसडर हो सकता है, इस तरह की कुछ गाड़ियाँ थी। अब आज के टाइम पे देखो, आज के टाइम पे तो आपको इतनी सारी गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं। मारुति सुजुकी, मतलब मारुति की गाड़ियाँ आती हैं आपको, ठीक है ना, फॉक्सवैगन हो गया, ठीक है ना, आपके पास टाटा की आती हैं, बहुत सारी आज के टाइम पे तो आपको ऑप्शंस ही ऑप्शंस है। उसी तरह से आप नोटिस करो आज के टाइम पर आपके पास KFC है, आपके पास मैकडोनल्ड्स है, ठीक है, बर्गर किंग है, इस तरह के अलग अलग ऑप्शंस हैं। ये क्या है, ये प्राइवेट सेक्टर की तरफ से तो आ रहे हैं, ठीक है ना। अगर मान लो सिर्फ सरकार होती तो कहीं ना कहीं शायद उतना इनोवेशन ना होता, उतना कहीं ना कहीं हमारे पास उतने अच्छे कंज्यूमर्स के लिए उतने अच्छे ऑप्शंस नहीं होते।
गेटिंग द पॉइंट। आज आप मान लो कोई घड़ी पहनते हो तो घड़ियों के अंदर भी कितने सारे ऑप्शंस हैं। ये कंज्यूमर चॉइसेस कैसे बढ़े हैं, ये इसीलिए तो बढ़े हैं क्योंकि प्राइवेट सेक्टर कहीं ना कहीं इनोवेटिव हो रहा है, वो कंज्यूमर चॉइसेस को फुलफिल करने की कोशिश कर रहा है, तो कंज्यूमर चॉइसेस बढ़ते रहते हैं, वेल्थ क्रिएशन होती है, कहीं ना कहीं सबका भलाई यहाँ पे पॉसिबिलिटी एक होती है। क्योंकि आप नोटिस करो, आप अपने पेरेंट्स से पूछना, आपके आई एम श्योर कि आपके जो पेरेंट्स होंगे ना, मतलब या पेरेंट्स, आप सबकी नहीं बात कर रहा, ज़्यादातर की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा, कहीं ना कहीं शायद वो गवर्नमेंट के साथ लिंक्ड रहे होंगे काफ़ी लंबे टाइम तक, ठीक है, या फिर हो सकता है उनकी खुद की दुकान हो, इस तरह के मतलब प्रोफेशंस में रहे होंगे। आज के टाइम पर अब हम क्या नोटिस करते हैं कि आपके हो सकता है कोई ब्रदर हो सकता है लेट्स से इन्फोसिस में काम कर रहा हो सकता है आपका ब्रदर कोई गूगल में काम कर रहा हो, कोई अमेजॉन में काम कर रहा हो। गेटिंग द पॉइंट, ये सारे प्राइवेट सेक्टर हैं, ठीक है ना। तो इससे क्या हुआ, प्राइवेट सेक्टर आया, उसने क्या किया, अलग अलग तरह की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करी, तो इससे इन सारे लोगों को रोजगार मिला। तो इस तरह से ना रोजगार की भी नई नई अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे मिलती हैं। तो ये सारे बेनिफिट्स होते हैं आपके जो मार्केट्स के थ्रू। पर सब कुछ अच्छा थोड़ी होता है, एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो यहाँ पर भी मार्केट्स में कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो मार्केट अच्छे से नहीं कर सकती। जैसे फॉर एग्जांपल, पहला हम बात कर सकते हैं पब्लिक गुड्स की। देखो, कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो कहीं ना कहीं लोगों को हमें देनी ज़रूरी हो, पर हम उनको नहीं दे पाएंगे, ठीक है ना। मैंने क्या बताया, मार्केट्स का काम क्या है, सिंपली प्रॉफिट ओरिएंटेशन करना, जो उनको प्रॉफिट देगा उसके लिए चीज़ बनाई जाएगी, पर एक गरीब के लिए थोड़ी कोई चीज़ बनाएगा, ठीक है ना। एक गरीब के लिए जो स्कूल बनाएगा, क्या वो प्राइवेट सेक्टर वाला बनाएगा? नहीं बनाएगा, है कि नहीं। उनके लिए अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज़ क्या ये मार्केट प्रोवाइड करेगी? नहीं। मार्केट का काम क्या है, कहीं ना कहीं ऐसे हॉस्पिटल बनाओ जहाँ से ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाया जा पाए। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर इनके द्वारा प्रोवाइड नहीं करी जा पाएंगी, ठीक है ना। कई बार हो सकता है मोनोपोली आ जाए, कई बार जैसे ना एक्सटर्नैलिटीज़ वाली सिचुएशन हमें देखने को मिल जाती है कि मान लो मुझे अपनी कंपनी को आगे लेके जाना है, अब मैं आगे लेके जाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाऊँ। जैसे कि सर, जैसे कि हो सकता है मेरा एक कोयले का प्लांट हो, इस कोयले के पावर प्लांट के थ्रू मैं ये बस ये देख रहा हूँ कि मुझे कितनी कमाई हो रही है और मुझे कितना नुकसान हो रहा है, मैं ये बस ये देख रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि इन्वायरमेंट पोल्यूट हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है ना। मुझे तो ये देखना है कि भैया मेरा कोयले का पावर प्लांट सक्सेसफुली कैसे रन करे, कैसे मैं उससे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाऊँ। तो मैं इन्वायरमेंट का मेरे ध्यान में है ही नहीं कुछ चीज़ें इस तरह की। तो बहुत सारी ना कई बार हम नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज इसके साथ एसोसिएटेड होती हैं जिनको हम भूल ही जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से कुछ और भी है, ठीक है ना। कई बार इसको ये भी बोला जाता है कि वेल्थ हमारा जो होता है ना, वो अनइक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। कैसे, कहने का मतलब क्या, देखो काफ़ी बार ना इंडिया में भी ये बात बोली जाती है, या फिर आप यूएस का भी एग्जांपल देख सकते हो। क्या होता है, जब हम थोड़ा मार्केट ओरिएंटेशन की तरफ जाते हैं तो इससे जो अमीर होता है वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है और गरीब ऐसा बहुत गरीब होता रहता है, ऐसा मतलब बोलते हैं लोग, ठीक है ना। ये बहुत सारे यहाँ पे राइटर्स ने ऐसा माना है कि इकोनॉमी के अंदर जब हम बात करते हैं मार्केट के कैपिटलिज्म की हम बात करते हैं, तो कैपिटलिज्म की वजह से कुछ ऐसे चंद इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकते हैं, कुछ अंदर लोग बिजनेसमैन हो सकते हैं जिनको बहुत ज़्यादा जो कमाते हैं, ठीक है ना। वेयर ऑन द अदर हैंड कुछ गरीबों को बहुत ही कम मिलता है। तो इस तरह से कई बार हमें ना जो इनकम है उसके बीच में इनइक्वालिटी भी देखने को मिलती है। आप सभी लोग ना जैसे ऑक्सफैम रिपोर्ट के बारे में जानते होंगे, करंट अफेयर्स में भी हमने बहुत बार इनके बारे में चर्चा करी है, या फिर आप लोगों ने देखा भी होगा कई बार कि जैसे फॉर एग्जांपल जो इंडिया के टॉप 10% हैं, कहीं ना कहीं उनके पास लगभग 80% के आसपास की जो वेल्थ है वो इंडिया में टॉप 10% होल्ड करते हैं। तो आप देख ही रहे हो कि अमीरों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बल्कि बहुत सारे गरीबों के पास बहुत ही कम पैसा है। तो इनकम इनइक्वालिटी के बढ़ने का भी कहीं ना कहीं एक रीज़न हम यहाँ पे मार्केट इकोनॉमिक्स के साथ लिंक कर सकते हैं। तो ऑक्सफैम इनइक्वालिटी रिपोर्ट को भी यहाँ पे कोट कर सकते हो, ठीक है ना। मैं डेटा साथ में क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि कई बार मेंस के अंदर आप इस डेटा को कोट कर सकते हो और बेहतर मार्क्स ला सकते हो। गेटिंग द पॉइंट। तो ये सर हमने पढ़ लिया कैपिटलिज्म के बारे में। उसी तरह से हमें सोशलिस्ट इकोनॉमी देखने को मिलती है। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर अगर हम बात करें ना, तो ज़्यादातर जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं वो कौन कंट्रोल करता है, वो हमारी सरकार इनको कंट्रोल करती है। समझ गए होंगे आप लोगों ने इकोनॉमिक्स मार्केट इकोनॉमी पढ़ा, उसका बिल्कुल उल्टा। तो इसको हम प्लान्ड इकोनॉमी हो गया, कमांड इकोनॉमी, इन वर्ड से भी जानते हैं, ठीक है। सेंट्रल लेवल पर प्लानिंग हो रही है ना, तो प्लान्ड इकोनॉमी। यहाँ पर मोटिव प्रॉफिट ओरिएंटेशन नहीं है, क्या मोटिव है, सोशल वेलफेयर, ठीक है ना। अगर सरकार को लगता है कि हाँ गरीबों के लिए हमें कहीं ना कहीं चावल उगाने हैं या बाकी चीज़ें करनी हैं या वो प्रोडक्ट्स बनाने हैं, तो अकॉर्डिंगली उसी मोटिव के हिसाब से ये काम किया जाएगा। तो सोशल वेलफेयर यहाँ पे मोटिव होता है, ठीक है। इसको नॉन मार्केट इकोनॉमी, सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी, इन डिफरेंट नामों से भी जाना जाता है, ठीक है।
तो ये जैसे हमने पढ़ा ना कैपिटलिज्म के अंदर कि आइडिया कहाँ से आया था, वो एडम स्मिथ के राइटिंग से आइडिया आया था। जब यहाँ पे बात करते हैं हम सोशलिस्ट इकोनॉमी की, यहाँ हम बात करते हैं कार्ल मार्क्स के वर्क से। आप सभी लोग कार्ल मार्क्स के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, जो लोग सोशियोलॉजी से ऑप्शनल से हैं या इवन PSIR ऑप्शनल हो गया या और डिफरेंट ऑप्शंस के अंदर आप कार्ल मार्क्स को पढ़ते हो, तो इनके वर्क से हमें ये इनका सोशलिस्ट इकोनॉमी का आइडिया देखने को मिलता है। आप लोग जानते होंगे USSR के बारे में, ठीक है। उस टाइम जब लेनिन थे 1917 के अंदर, तो रशियन रेवोल्यूशन जब हुई, रशियन क्रांति जब हुई, उसके बाद ये आइडिया आया था सोशलिस्ट इकोनॉमी का। तो वो एक तरह से हम उसको पहली बार हम मानते हैं कि सोशलिस्ट स्टेट हमें उस टाइम पर देखने को मिली थी। बाकी तो हम समझ ही चुके हैं, ठीक है। अब देखो सोशलिस्ट इकोनॉमी के फायदे तो आप लोग समझ गए होंगे। दरअसल में ना आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ छोटी सी। हमने ये पढ़ा कि मार्केट क्या कर सकता है और मार्केट क्या नहीं कर सकता, राइट। अब इसको अब उल्टा कर दो, ये जो काम कहीं ना कहीं मार्केट नहीं कर सकती, ये आपका कौन करेगा? ये हमारी गवर्नमेंट सेक्टर कर सकता है। बेसिकली सोशलिज्म के अंदर ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं और ये सारी चीज़ें सोशलिज्म के अंदर नहीं होती, ठीक है। उल्टा है एक तरह से ना, तो यहाँ से भी आप पॉइंट्स निकाल सकते हो। तो जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या कर सकती है, तो आप बताओगे ना यार कि पब्लिक गुड्स जो हैं वो कहीं ना कहीं हमारी सोशलिस्ट इकोनॉमी प्रोवाइड कर सकती है। बिल्कुल सही बात है। उसके अलावा मतलब जैसे मैं बात कर रहा था, आपके स्कूलों की बात कर रहा था, मैं आपके हॉस्पिटल्स की बात कर रहा था, तो अभी भी बहुत सारे लोग हमारे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं। क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं सबको पढ़ाना ज़रूरी है। सरकार का काम क्या है? सोशल वेलफेयर। सोशल वेलफेयर कौन कर पाएगा? हमारी सरकार ही कर पाएगी। उसी तरह से जैसे मैं बात कर रहा था हॉस्पिटल्स की, तो अच्छे हॉस्पिटल्स बनाना ये सरकार का ही काम है कहीं ना कहीं। क्यों? क्योंकि सोशल वेलफेयर की यहाँ पे बात हो रही है, ठीक है ना। तो सरकार का काम प्रॉफिट ओरिएंटेशन नहीं है, वो सोशल वेलफेयर ही है। और ये सब पॉजिटिव्स हो जाते हैं हमारे सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। अब देखो सोशलिस्ट इकोनॉमी के कुछ पॉजिटिव ज़रूर है, आपको देखने में लग रहा होगा सर ये तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है, सबको दिया जा रहा है, सोशल वेलफेयर करी जा रही है, तो सब बढ़िया ही है सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर। बट ऐसी बात नहीं है, सोशलिस्ट इकोनॉमी के अंदर भी कुछ नुकसान होते हैं। सर कैसे नुकसान? जैसे फॉर एग्जांपल आप नोटिस करो, अगर मुझे पता है कि भैया मेरी प्रमोशन ना 5 साल बाद ही होनी है, मैं चाहे कैसा मर्जी काम करूं, समझ रहे हो, मैं कैसा मर्जी काम करूं, मेरी प्रमोशन इतने साल बाद ही होनी है, तो क्या आपको लगता है कि मैं अच्छा काम करूंगा? शायद नहीं। मुझे लगेगा यार कि मैं चाहे घटिया काम करूं चाहे अच्छा काम करूं, मेरी प्रमोशन तो इतने टाइम बाद ही होनी है। तो कहीं ना आपका इनएफिशिएंसी बढ़ने लग जाती है। कई बार हम बात करते हैं ना, देखो मतलब मैं किसी अगेंस्ट नहीं हूँ किसी इंस्टीट्यूशन के, पर कई बार हम नोटिस करते हैं कि यार अच्छा मैं ICICI बैंक में गया था, वहाँ पर वो बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रहे थे, SBI में गया था, वहाँ पर मुझे उतनी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं दी गई। तो ये कई बार ना इनएफिशिएंसी यहाँ पे क्रीप इन कर जाती है। कई बार हमें लगता है कि यार हाँ कोई बात नहीं, आराम से काम करते रहेंगे, कौन सा कोई पनिशमेंट होने वाली है। तो जहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं कहीं ना कहीं इनएफिशिएंसी हमें देखने को मिल सकती है। मैंने आपको एयर इंडिया का भी एग्जांपल दिया था कि एयर इंडिया इतना लॉसेस में था, ठीक है, कहीं ना कहीं क्योंकि वहाँ पे इनएफिशिएंसी क्रीप इन कर चुकी है। बाकी कई बार ऐसा हो सकता है कि कंसंट्रेशन ऑफ पावर, रीज़न क्या है इसके पीछे का, कि लेट से आपकी सरकार सारी चीज़ें प्लान कर रही है, तो हो सकता है सरकार आपकी बहुत बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाए। कई बार ना सोशलिज्म वाली कंट्रीज़ के अंदर हमने देखा भी है कि सरकार ने ना अपने पास इतनी पावर रख ली कि लोगों के पास कुछ वहाँ पे उनको कुछ अच्छे राइट्स ही नहीं दिए। बाकी आप नोटिस करो कंज्यूमर चॉइसेस बहुत लिमिटेड हो जाती हैं। जैसे मैंने आपको बताया ना 1991 के बाद इंडिया में प्राइवेट सेक्टर का काफ़ी तेज़ी से विस्तार हुआ। उससे पहले इंडिया में इतना ज़्यादा प्राइवेट सेक्टर नहीं होता था। तो उस टाइम पे आप नोटिस करो गाड़ियों की चॉइसेस लिमिटेड होती थी। क्या आपने क्या पीना है, तो कोल्ड ड्रिंक, कोका कोला वगैरह, ये सारी चीज़ों की चॉइसेस बहुत ही लिमिटेड होती थी। तो प्राइवेट सेक्टर उतना नहीं था, कहीं ना कहीं कंज्यूमर चॉइसेस उसलिए काफ़ी लिमिटेड हो गई थी। एक होता है रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म मतलब जो लाल फीताशाही। आप लोगों ने ना सुना होगा कई बार कि जैसे इंडिपेंडेंस के कुछ सालों के बाद मान लो अगर आपको कुछ फैक्ट्री लगानी है, तो फैक्ट्री लगाने के लिए क्या चाहिए? आपको लाइसेंस चाहिए। अगर मान लो फैक्ट्री में क्या प्रोड्यूस करना है, उसकी क्वांटिटी को इंक्रीज़ करना है, वहाँ उसके लिए लाइसेंस चाहिए। हज़ारों तरह के लाइसेंस इस तरह से चाहिए होते हैं। अब अगर मान लो कि मुझे हर चीज़ के लिए करने के लिए, कुछ भी लगाने के लिए, कुछ भी बनाने के लिए सरकार से हर तरफ से लाइसेंस चाहिए, तो क्या होगा? मुझे बिज़नेस खोलने की वही नहीं आएगी कि मैं अच्छा बिज़नेस खोलूँ कि बिज़नेस करूँ, क्योंकि इतने सारे वहाँ पर मुझे लाइसेंस लेने पड़ रहे हैं। फिर मैंने अपनी फ़ाइल तो सबमिट कर दी, वो कई महीनों तक सरकार के पास अटकी पड़ी है, ठीक है, फाइल अटकी पड़ी है। इसी को बोलते हैं क्या? लाल फीताशाही। कितना सारा रेड टेपिज्म हो चुका है। तो बिजनेस की जो हम बात करते हैं ना, क्या ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो है ही नहीं।
ठीक है ना, तो ये भी एक नेगेटिव चीज़ बन जाती है विद रिगार्ड्स टू सोशलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, बाकी कहीं ना कहीं कोई इंसेंटिव नहीं है तो मुझे लगता ही नहीं कि यार मैं हार्डवर्क क्यों करूँ। ठीक है, तो ये कुछ नेगेटिव्स हमें देखने को मिलते हैं विद रिगार्ड्स टू सोशलिस्ट इकोनॉमी। उसी तरह से अगर हम बात करें मिक्स्ड इकोनॉमी की, सर मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर क्या होता है, इजी चीज़ है, दोनों के दोनों प्राइवेट सेक्टर भी होता है यहाँ पे, पब्लिक सेक्टर भी हमें देखने को मिलती है, उनकी ओनरशिप भी देखने को मिल जाती है। तो यहाँ पर हम मान सकते हैं कि दोनों के कुछ हद तक बेनिफिट्स आ जाते हैं कि प्राइवेट सेक्टर भी है, हमारा सरकार भी है, तो दोनों के कुछ बेनिफिट्स हमें देखने को मिल जाते हैं। तो बेनिफिट्स दोनों सिस्टम के हम यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। बाकी अगर आप नोटिस करो 1929 यहाँ तक ना, 1929 तक हमें लग रहा था कि जो एडम स्मिथ जी बात कह के गए हैं, कैपिटलिज्म की बात करके गए हैं, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि हमने यूएस को देखा कहीं ना कहीं काफ़ी उसकी तेज़ रफ्तार हुई, तेज़ी से ग्रो किया यूएस। पर 1929 के अंदर ना हमें ग्रेट डिप्रेशन आता हुआ देखने को मिला। अब इसके अंदर क्या हुआ, इसके अंदर ना लाखों ही लोगों की नौकरियां चली गई अचानक से, मतलब हमने नोटिस किया जो स्टॉक मार्केट था वो क्रैश कर गया, लोगों की नौकरियां गई, बहुत सारे लोगों को सुसाइड करना पड़ा, कंट्रीज़ की इकोनॉमी काफ़ी नेगेटिव में आ गई। इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिली ग्रेट डिप्रेशन के टाइम के ऊपर। तब हमें समझ में आया कि यार जो एडम स्मिथ जी कह के गए थे ना, वो सब कुछ उतना भी सही नहीं था, तो उसको हमने क्वेश्चन किया। ठीक है, एंड इन दी एंड हमें कहीं ना कहीं जो जॉन मेनार्ड कीन्स है, ठीक है, ये है जॉन मेनार्ड कीन्स, इनका आइडिया आता है इस बुक के अंदर, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। यहाँ पर इन्होंने बात किया क्या कि जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है जिसको हम डिप्रेशन बोल सकते हैं, आप लोगों ने रिसेशन का नाम सुना होगा ना, उसी का एक एक्सट्रीम वर्जन होता है डिप्रेशन, जब अर्थव्यवस्था काफ़ी खराब स्थिति में होती है, तो ऐसे टाइम के ऊपर सरकार की तरफ से कुछ ना कुछ इंटरवेंशन ज़रूरी होता है। ठीक है, सरकार पैसा खर्च करेगी एंड कहीं ना कहीं लोगों को उससे रोज़गार मिलेगा। जैसे कोविड-19 पेंडेमिक ही देख लो, कोविड-19 पेंडेमिक आया तो लोगों की नौकरियां चली गई, जो अर्थव्यवस्था थी वो काफ़ी नीचे आ गई, इकोनॉमीज को इम्पैक्ट हुआ, उनको कहीं ना कहीं बाहर निकालने के लिए क्या किया गया, सरकारों ने अच्छा खासा पैसा खर्च किया। इस पैसे खर्च करने के थ्रू क्या हुआ, हमने इकोनॉमी का जो पहिया था उसको वापस से मूव कराने की कोशिश करी, अच्छे से लोगों की जो एम्प्लॉयमेंट है उसको रिटेन करने की हमने कोशिश करी। तो ये जो आइडिया था ना, ये जॉन मेनार्ड कीन्स, जेएम कीन्स के हमें देखने को मिलता है कि स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज इकोनॉमी टू गेट इकोनॉमी आउट ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। और यहाँ पर क्या होता है, दोनों की दोनों हमें यहाँ पे एंटिटीज़ के बीच में कोऑर्डिनेशन हमें देखने को मिलना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी, गवर्नमेंट के अंदर भी। अब एक बात समझो, हमने क्या बात करी, जो मिक्स्ड इकोनॉमी होती है उसके अंदर क्या होता है, कैपिटलिज्म के भी बेनिफिट्स होते हैं और सोशलिज्म के भी बेनिफिट्स होते हैं। पर हमने बेनिफिट्स की बात तो कर ली, पर ऐसा भी तो सोचो दोनों को कंबाइन ही तो करा है, तो अगर इनके दोनों के बेनिफिट्स लिए थे तो दोनों के जो नेगेटिव चीज़ें थी वो भी तो लेंगे, है कि नहीं। तो मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर ना कई बार दोनों चीज़ें भी देखने को मिल जाती हैं कि उनके नुकसान भी आ सकते हैं। यहाँ पर भी आज के टाइम देखो, मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर आज भी इंडिया में इनइक्वालिटी देखने को मिलती है, लाल फीताशाही कुछ हद तक आज भी है, ऑल्दो हमने कम किया है इसको, पर अभी भी थोड़ी बहुत एग्जिस्ट करनी हुई देखने को मिलती है। तो इनके ऊपर काम करना हमारे लिए ज़रूरी है। बट ध्यान रखना, इंडिया तब भी मिक्स्ड इकोनॉमी थी, इंडिया आज भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, बस फ़र्क ये है कि पहले हमारा जो फोकस था, या रादर आई शुड से, पहले गवर्नमेंट सेक्टर का ज़्यादा रोल होता था, धीरे धीरे वो रोल थोड़ा कम हुआ है और आज के टाइम पर प्राइवेट सेक्टर का रोल हमें बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। पर तब भी मार्केट इकोनॉमी ही थे, सॉरी मिक्स्ड इकोनॉमी ही थे, और आज भी मिक्स्ड इकोनॉमी ही है। कुछ मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। देखो, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि ये सब कंप्लीटली वो है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यूएस की, तो आप नोटिस करो जो यूएस है ना, वो थोड़ा कैपिटलिज्म की तरफ शिफ्ट है, ठीक है। अगर ये बीच में आप कहीं ना कहीं मिक्स्ड इकोनॉमी मानोगे ना, यहाँ पे कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पे मानोगे, तो जो यूएस है ना वो थोड़ा टिल्टेड है टुवर्ड्स द कैपिटलिज्म। बाकी जैसे कुछ कंट्रीज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपका नॉर्थ कोरिया हो गया, आपका वेनेजुएला हो गया, ये थोड़ा टिल्टेड है किसकी तरफ, कम्युनिज्म की तरफ। इंडिया कहीं ना कहीं बीच में है, मिक्स्ड इकोनॉमी ही है, ठीक है ना। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था, पहले हम मान सकते हैं 1991 से पहले हम थोड़ा मिक्स्ड इकोनॉमी ही थे, बट थोड़ा सा टिल्ट इधर वाली साइड था। अब आज के टाइम पर भी मिक्स्ड इकोनॉमी ही है, बट थोड़ा सा टिल्ट थोड़ा इधर की तरफ आ चुका है। गेटिंग द पॉइंट, बस ये फर्क है। तो ये कुछ एग्जांपल्स भी आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। एक छोटा सा वर्ड कई बार ना आजकल न्यूज़पेपर में देखने को मिलता है, हालांकि ये मैंने इकोनॉमिक सर्वे से लिया है, क्योंकि कई बार इकोनॉमिक सर्वे के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आती रहती हैं। तो वहाँ पर ना हमें दो वर्ड्स के बीच का फ़र्क समझना है। एक होता है प्रो बिजनेस और एक होता है प्रो क्रोनी। कहने का मतलब क्या, देखो कई बार हमें ऐसा लगता है यार कि ये ना बिजनेसमैन को ना हम कई बार गलत नज़रिए से देखते हैं कि इसका तो काम ही सिर्फ पैसे कमाना है, या इस तरह की चीज़ें हम सोचते हैं। पर देखो, बिजनेस होने में कोई गलत बात नहीं है, क्रोनी कैपिटलिज्म में कुछ गलत बातें हैं। कहने का मीनिंग क्या,
जैसे फॉर एग्जांपल अगर मान लो हमारी सरकार है और सरकार और किसी पर्टिकुलर इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में कुछ सांठ गांठ हो जाए, वो गलत चीज़ है, दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। तो क्रोनी कैपिटलिज्म इज़ अ रॉन्ग थिंग। बिजनेस को कुछ अच्छी पॉलिसीज देना, कुछ अच्छी फ्रेंडशिप या फिर कहीं ना कहीं उनके लिए अच्छी पॉलिसीज लेकर आना, उसमें कोई गलत बात नहीं है। गेटिंग द पॉइंट। अगर मान लो सरकार कुछ ऐसी पॉलिसीज बनाती है, कुछ ऐसे लॉज लेकर आती है, कुछ उनको टैक्स के अंदर कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं, जिसके बेसिस पे क्या हो, जिसके बेसिस पे वो जो बिजनेसमैन है वो यहाँ पर अपनी फैक्ट्रीज लगाएं, अकॉर्डिंगली लोगों को रोजगार दे, तो ये काम करने में कोई गलत बात नहीं है। दिस इज व्हाट, दिस इज प्रो बिजनेस। पर अगर सरकार और कुछ इंडस्ट्रीज के बीच में कुछ सांठ गांठ हो जाए और सरकार इन्हीं पर्टिकुलर इंडस्ट्रीज को कहीं ना कहीं या फिर इन्हीं पर्टिकुलर बिजनेसमैन को सपोर्ट करने की कोशिश करे, दैट इज अ रॉन्ग थिंग। उसी को क्या बोलते हैं हम, प्रो क्रोनी। तो प्रो क्रोनी के अंदर क्या होता है ना, सिटीजन वेलफेयर का ध्यान नहीं रखा जाता। प्रो बिजनेस के अंदर हम इसको देखते हैं, ठीक है, कि सिटीजन का भी भलाई कहीं ना कहीं हो, कहीं ना कहीं लोगों को अच्छा रोजगार मिले। आई बात समझ में? तो आई होप प्रो बिजनेस और प्रो क्रोनी आपको देखने को मिल गया होगा। बाकी अगर देखो हम बात करें वेलफेयर स्टेट की, तो आप लोग पॉलिटी भी पढ़ ही रहे हो, ठीक है, पॉलिटी के अंदर आपने पढ़ा होगा वेलफेयर स्टेट। कहीं ना कहीं हमारे जो DPSPs हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, उसके अंदर भी हमने इन्विसाज किया है कि इंडिया एक तरह से क्या होगा, वेलफेयर स्टेट होगा, जहां पर लोगों की हम वेलबींग को इंश्योर करेंगे और लोगों की ज़िंदगी कैसे आसानी से कर जा पाए, ईज ऑफ लिविंग को हम यहाँ पे प्रमोट करते हैं। कुछ और छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे एक कॉन्सेप्ट है हमारा इकोनॉमिक गुड्स के रिगार्डिंग, कि अगर कोई पूछे आपसे इकोनॉमिक गुड क्या होती है, इकोनॉमिक गुड कुछ नहीं होती, एक तरह की कोई वस्तु हो सकती है, कोई सर्विस हो सकती है, जिससे कहीं ना कहीं लोगों को कुछ बेनिफिट या कुछ यूटिलिटी मिलती है, ठीक है। जैसे मान लो कि आपको लेट्स से एक एप्पल खाने से कहीं ना कहीं आपको बेनिफिट होता है, कुछ यूटिलिटी है आपकी, तो वो एक तरह की इकोनॉमिक गुड हो जाएगी, ठीक है। बाकी स्कारसिटी मतलब किसी चीज़ की कमी होती है, ठीक है। और हाँ, ये तो हम समझ ही गए कि इकोनॉमिक्स का मीनिंग ही कहीं ना कहीं यही है कि जो स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं उनको हम कैसे अच्छे से यूटिलाइज करें, ठीक है। आगे हमें पढ़ना है ना इकोनॉमिक गुड्स की कुछ टाइप्स को पढ़ना है, कि इकोनॉमिक गुड्स की आखिर क्या क्या हमें टाइप्स देखने को मिलती है। तो इसको समझते हैं। यहाँ पर 3-4 वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे होंगे, राइवलरियस, नॉन राइवलियस, एक्सक्लूडेबल एंड नॉन एक्सक्लूडेबल। समझते हैं इनका मीनिंग। एक वर्ड क्या है, राइवल, एक वर्ड है आपका एक्सक्लूडेबल। राइवल का मतलब क्या है? राइवल का मतलब बहुत सिंपल है कि मान लो मैंने अगर कोई चीज़ करी, या रैदर मैंने किसी चीज़ को कंज्यूम किया, तो वो आपको मैंने उससे हटा दिया, मतलब आप उससे कंज्यूम नहीं, मतलब अगर मैंने कोई चीज़ कंज्यूम करी ना, तो वो चीज़ आप कंज्यूम नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे ये वाली टी शर्ट को समझो, मतलब इसी टी शर्ट की बात कर रहा हूँ, अगर मैंने ये टी शर्ट पहन ली तो अब आप ये टी शर्ट नहीं पहन सकते। गेटिंग द पॉइंट? उसी तरह से लेट से कोई और चीज़ है, कोई एप्पल है मान लो, उस एप्पल को मैंने खा लिया, या फिर ये मार्कर है, ये मार्कर मेरे पास है अभी, तो अभी ये आपके पास नहीं है, ठीक है। मैंने एक एप्पल को मान लो कंज्यूम कर लिया, तो उस वजह से क्या हुआ, सामने वाले की एबिलिटी टू कंज्यूम दैट पर्टिकुलर इकोनॉमिक गुड वो इंपेयर हो गई है। समझ पाए या नहीं समझ पाए? इसको बोलते हैं क्या, राइवल गुड्स। अगर कोई चीज़ मेरे पास है तो वो चीज़ आपके पास नहीं हो सकती। इसी का मीनिंग क्या है, इसी को बोलते हैं क्या हम, राइवल गुड्स, ठीक है। तो आई होप आपको राइवल गुड्स के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। इसी तरह से हमारा दूसरा वर्ड क्या है, दूसरा वर्ड है हमारा एक्सक्लूडेबल। एक्सक्लूडेबल का मतलब क्या, कि किसी चीज़ को उससे बाहर रखा जा सकता है। एक्सक्लूड का मतलब क्या होता है, किसी को उससे बाहर रखना। तो एक्सक्लूडेबल का मीनिंग यही है कि आप सामने वाले को क्या उससे बाहर रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, इसी का मीनिंग है एक्सक्लूडेबल। अब एग्जाम्पल समझते हैं, थोड़ा और क्लियर होगा। जैसे एक सोचो राइवलरियस का और एक्सक्लूडेबल, कौन सी ऐसी चीज़ है जो राइवलरियस भी है और आपकी एक्सक्लूडेबल भी है, इसके बारे में सोचो। एग्जाम्पल्स मैंने आपको सामने दे रखे हैं, बट फिर भी जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे बात करी है गाड़ी की। अब सोचने की कोशिश करना, गाड़ी की बात करते हैं, मान लो मेरे पास कोई गाड़ी है, अब वही क्योंकि गाड़ी मेरी है, अब वही सेम गाड़ी आपकी नहीं हो सकती, तो सर वो राइवल गुड तो है, क्योंकि मेरे पास है तो इसलिए वो आपकी नहीं है। दूसरी बात एक्सक्लूडेबल, क्या मैं आपको उससे हटा सकता हूँ? बिल्कुल हटा सकता हूँ। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से गाड़ी है 5 लाख की, अब आपके पास पैसे नहीं है, तो आप एक्सक्लूड हो गए ना उसको कंज्यूम करने से, बिल्कुल हो गए। तो यहाँ पर आप गाड़ी की बात करो, आप टीवी की बात करो, इस तरह की सारी चीज़ें वो क्या हो जाती हैं आपकी एक्सक्लूडेबल एंड राइवलरियस। आप इस जैसे फॉर एग्जांपल आप बनाना का बात करो, अगर मैंने एक केला खा लिया या एक एप्पल को खा लिया, तो अकॉर्डिंगली क्या होगा, सेम उसी चीज़ को आप कहीं ना कहीं वो चीज़ से आप दूर हो गए हो, मतलब आप
राइवल हो गए, मतलब उसके रिगार्डिंग कि आपकी एबिलिटी उसको कंज्यूम करने की आपकी खत्म हो गई है, तो राइवल गुड तो है वो। एंड साथ ही साथ अगर आप नोटिस करो तो एक्सक्लूडेबल भी हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि कहीं ना कहीं इसकी भी कुछ कॉस्ट होती है, ठीक है, तो आप उससे एक्सक्लूड भी हो गए। तो इस तरह से राइवल एंड एक्सक्लूडेबल का एग्जाम्पल है हमारे पास, और इसी तरह की चीज़ों को क्या बोलते हैं हम, प्राइवेट गुड्स बोलते हैं। ठीक है सर, ये भी समझ आ गया। दूसरा, अगर हम बात करें कि ऐसी चीज़ें जो नॉन राइवल हैं, कहने का मतलब क्या कि अगर मैंने कोई चीज़ कंज्यूम करी तो उससे आपकी एबिलिटी के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा, ठीक है ना, पर वो एक्सक्लूडेबल है, मतलब सामने वाले को आप उससे एक्सक्लूड जरूर कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आप बात कर लो अपने इंटरनेट या वाईफाई की। अगर मैं मान लो अपना वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्लास भी किसी वाईफाई के ऊपर रन हो रही है, इसी तरह से पीछे वाला बंदा भी वो वाईफाई को यूज़ कर रहा है, वो दूसरे रूम वाला बंदा भी वाईफाई को यूज़ कर रहा है, तो ये क्या हो रहा है, क्या मेरे कंज्यूम करने से उसकी एबिलिटी के ऊपर इंपैक्ट आ रहा है? नहीं, मैं भी कंज्यूम कर पा रहा हूँ, वो भी कंज्यूम कर पा रहा है, तो सर नॉन राइवल तो है, ये बात तो पक्की बात, ठीक है। पर ये एक्सक्लूडेबल कैसे हुआ? एक्सक्लूडेबल इसलिए हुआ क्योंकि मैंने उसके ऊपर एक तरह का पासवर्ड लगा रखा है, तो जिसके पास पासवर्ड नहीं है या जिसके पास वो पैसे नहीं है वो एक्सक्लूड हो गया, तो कुछ लोगों को मैं उससे बाहर रख सकता हूँ, उसको मैं एक्सक्लूड कर सकता हूँ कुछ लोगों को, तो इसलिए वो क्या है, एक्सक्लूडेबल तो है पर नॉन राइवल है। नॉन राइवल कैसे हुआ? क्योंकि मेरे कंज्यूम करने से किसी और का सेम वाईफाई को कंज्यूम करने के ऊपर इंपैक्ट नहीं आया, इसलिए वो क्या हो गया, आपका नॉन राइवल हो गया, ठीक है। उसी तरह से अगर हम बात कर रहे हैं राइवलरियस की और नॉन एक्सक्लूडेबल की, अब यहां पर सोचो कि मैंने कोई चीज कंज्यूम करी तो सेम चीज आप नहीं कंज्यूम कर सकते, पर मैं आपको हटा भी नहीं सकता। ऐसी चीजों को क्या बोलते हैं आप? ऐसी चीजों को आप बोलते हो कॉमन गुड्स। जैसे फॉर एग्जांपल पेट्रोलियम, मैंने कुछ पेट्रोलियम ले लिया, अब वही सेम पेट्रोलियम आप नहीं यूज कर पाओगे, समझ आया? पर क्या मैं पेट्रोलियम से आपको निकाल सकता हूं? नहीं, आप कहीं पर भी अपने घर पे खुदाई कर लो, आपको शायद हो सकता है पेट्रोलियम मिल जाए, तो मैं एक्सक्लूड नहीं कर पाऊंगा उससे। या फिर लेट से आप लकड़ी की बात कर लो, टिम्बर की बात कर लो, टिम्बर को आप कलेक्ट करने के, तो होगा क्या, मैं अगर एक पर्टिकुलर लकड़ी को, अगर मान लो एक पेड़ था, इस पेड़ को अगर मैंने यूज कर लिया तो आप सेम पेड़ को यूज नहीं कर सकते, राइट? तो ये क्या हो गया हमारा, या उसी पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ लकड़ी को आप कंज्यूम नहीं कर सकते, तो सर ये राइवल तो है, ठीक है, मेरे कंज्यूम करने की वजह से आपका सेम चीज को कंज्यूम करने के ऊपर इंपैक्ट आया, तो राइवल तो है। पर क्या मैं आपको इससे एक्सक्लूड कर सकता हूं कि आप टिम्बर ले ही नहीं सकते? नहीं, आपका जहां मन करेगा आप अकॉर्डिंगली टिम्बर को यूज कर सकते हो। और एग्जांपल देता हूं, जैसे आप फिशिंग की बात कर लो, अगर मान लो मैं मछली पकड़ने गया, तो मछली पकड़ी मैंने, अब जो अगर मान लो मैंने मछली पकड़ ली, तो सेम मछली आप कहीं ना कहीं उस मछली को नहीं पकड़ सकते, तो राइवल गुड तो है। पर क्या मैं एक्सक्लूड कर सकता हूं आपको? मैं नहीं कर सकता, आप कहीं पर भी जाके मछली को पकड़ लो, तो एक्सक्लूड तो मैं नहीं कर सकता, तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल है और ये क्या है, राइवलरियस है। आई होप आप ये भी समझ गए होंगे। उस तरह से कोयले का भी एग्जांपल सेम है, राइवलरियस तो है पर कहीं ना कहीं नॉन एक्सक्लूडेबल है। आखिरी चीज की एग्जांपल देख लेते हैं जहां पर नॉन राइवल भी है और नॉन एक्सक्लूडेबल भी है। जैसे फॉर एग्जांपल हवा की बात करें, अब मैंने अगर हवा कंज्यूम कर ली, क्या कहीं ना कहीं उससे आपके ऊपर कोई इंपैक्ट आया? क्या कहीं ना कहीं आपकी एबिलिटी उस पर्टिकुलर चीज को कंज्यूम करने की, उसके ऊपर कोई इंपैक्ट आया? नहीं आया, तो हुआ ना ये नॉन राइवलरियस, बिल्कुल हुआ। एंड साथ ही साथ क्या मैं आपको हटा सकता हूं कि भैया आप एयर कंज्यूम नहीं कर सकते? तो ये नॉन एक्सक्लूडेबल भी हो गया। उसी तरह से आप बात करो नेशनल डिफेंस की, हमारे यहाँ पे लग से आर्मी लगी हुई है या जो भी कहीं ना कहीं बॉर्डर फोर्सेज लगी हुई हैं, तो अगर वो फोर्सेज मुझे प्रोटेक्ट कर रही हैं तो वो आपको भी प्रोटेक्ट कर ही रही हैं कहीं ना कहीं मेरे डिफेंस को प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है ना। क्या उससे आपके ऊपर कोई इंपैक्ट आया? नहीं आया। तो नेशनल डिफेंस क्या है आपका, ये नॉन राइवलरस है। और ना ही मैं आपको हटा सकता हूं कि नहीं यार ये नेशनल डिफेंस सिर्फ मेरा करेंगे, ये आपका नहीं करेंगे, नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ये नॉन राइवलरस भी है और नॉन एक्सक्लूडेबल भी है। इस तरह के गुड्स को हम क्या बोलते हैं, पब्लिक गुड्स। आई होप आपको राइवल का मतलब पता लग गया होगा, आपको एक्सक्लूडेबल का मतलब पता लग गया होगा, एंड दोनों के कॉम्बिनेशन में भी हमने कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए हैं। ठीक हुआ, चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। ठीक है, आगे हमें थोड़ा सा पढ़ना है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में। देखो मान लो अगर आपको कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी हो तो आपको 4 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगेंगे, दैट इज आपका लैंड, आपका लेबर, आपका कैपिटल और आपका एंटरप्रेन्योर। ठीक है ना, आप सभी लोग ने ये आपकी जो 9th क्लास के एनसीईआरटीज़ है वहाँ पर भी ये सारी चीज़ें आपने पढ़ रखी होंगी। तो कहीं ना कहीं मान लो आपको कोई भी फैक्ट्री लगानी है तो ये सारी चीज़ें आपको वहीं पर रिक्वायर्ड हैं।
ठीक है ना, कि आपको लैंड भी चाहिए, आपको लेबर भी चाहिए, आपको कैपिटल भी चाहिए, आपको एंटरप्रेन्योर भी चाहिए। ये सारे होते हैं क्या, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन्हीं के रिगार्डिंग हमें कुछ ना कुछ फैक्टर इनकम देखने को मिलती है। जैसे फॉर एग्जांपल लैंड के कॉरस्पॉन्डिंग आपकी फैक्टर इनकम क्या हो जाएगी, वो हो जाएगा आपका लैंड के रिगार्डिंग आपका रेंट हो जाएगा। लेबर के रिगार्डिंग क्या हो जाएगा, आपको कुछ वेजेस देनी पड़ेंगी, ठीक है, तो वेजेस यहाँ पे हो जाएगा। कैपिटल के रिगार्डिंग कुछ ना कुछ आपका जो इंटरेस्ट होता है वो पे करना होता है, ठीक है, और जो कहीं ना कहीं एंटरप्रेन्योर होता है उसको जो प्रॉफिट वगैरह मिलता है वो इसका हो जाएगा। तो ये कुछ इसके साथ रिलेटेड जो होते हैं आपके फैक्टर इनकम्स देखने को मिलती है। जब हम आने वाले चैप्टर्स के अंदर जीडीपी का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पर इसको भी हम समझेंगे और डिटेल में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप, ये सारी चीज़ें हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर देखने को मिल जाती हैं। अभी नोटिस करना, कई बार ना ये सर्कुलर मॉडल की हम बात कर सकते हैं। जैसे लेट्स से कुछ हाउस होल्ड है यहाँ पे हमारे पास, कुछ हमारे पास यहाँ पे क्या है, कुछ फर्म्स हैं, ठीक है। अब देखो क्या होगा, एक साइड फर्म्स है हमारे पास, एक साइड है हाउस होल्ड। अब हाउस होल्ड क्या करेंगे, हाउस होल्ड ना अपनी कुछ फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। फैक्टर सर्विसेज मतलब जैसे लैंड, लेबर, ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। बदले में फर्म्स उनको क्या देंगी, कुछ ना कुछ फैक्टर पेमेंट्स करेंगी, ठीक है, जो हमने देखा कि रेंट हो गया, ठीक है ना, वेजेस हो गया, ये सारी चीज़ें प्रोड्यूस ये सारी चीज़ें बदले में उनको फैक्टर इनकम या फैक्टर पेमेंट्स मिलेंगी। और साथ ही साथ अगर आप नोटिस करो तो गुड्स एंड सर्विसेज का भी हमें फ्लो देखने को मिलता है, एंड अकॉर्डिंगली कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर, ये सारी चीज़ें भी हमें यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो टेक्निकली ये है क्या, एक तरह का इकोनॉमी का मॉडल है जो बताता है कि किस तरह से हमें कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्सचेंज होता हुआ देखने को मिलता है, ठीक है। तो मनी एंड गुड्स और सर्विसेज एक अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करती हैं, पर एक क्लोज सर्किट के अंदर। तो ये चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए विद रिगार्ड्स टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। एक और छोटा सा कॉन्सेप्ट है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, बस ये कॉन्सेप्ट ही है, डोंट इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की जब हम बात करते हैं ना, तब हम बात करते हैं कुछ प्रॉब्लम्स की, कि मान लो आपकी इकोनॉमी के अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक तरह की उनकी रियल डिस्क्रिप्शन लगाई जाती है बेस्ड ऑन डेटा, डेटा के बेसिस के ऊपर देखा जाता है कि उनको कैसे सॉल्व करना है उन प्रॉब्लम्स को। तो वो बातें कहाँ जाती हैं आपकी पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के साथ। उसी तरह से एक टर्म है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपके ओपिनियंस, आपकी सजेशंस, उनकी यहाँ पे बात करी जाती है। बेसिकली एक तरह का आइडियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव की बात करी जाती है। इसको हम डेटा के थ्रू कहीं ना कहीं वेरीफाई नहीं कर सकते। पॉजिटिव जो इकोनॉमिक्स की हम बात कर रहा था, वहाँ पर हम प्रॉपर डेटा के हिसाब से चीज़ों को एनालाइज करते हैं, उनको हम देखते हैं कि हाँ डेटा के बेसिस के ऊपर क्या क्या चीज़ें हो रही हैं और कैसे उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। ये छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इसको भी आपका मीनिंग पता होना चाहिए, ठीक है। इसके साथ ही अगला पार्ट है हमारा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। आई कैन अंडरस्टैंड कुछ आपको नहीं दिख रहा होगा एक दो टर्म्स, बट डोंट वरी, मैं अभी आपको उनको समझा दूंगा। देखो जब हम बात करते हैं सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की, तो सबसे पहले हमारा क्या आ जाएगा, प्राइमरी सेक्टर। अब प्राइमरी सेक्टर आप सभी जानते होंगे, कहीं ना कहीं वो सेक्टर की हम बात कर रहे हैं जो डील किसके साथ करता है आपका, ये डील करता है आपका रॉ मटेरियल्स हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गया, इन सभी के एक्सट्रैक्शन के साथ, इनका एक्सट्रैक्शन हो गया या फिर आपके जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनके साथ डील करता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका एग्रीकल्चर सेक्टर हो गया, ये कहाँ पर आएगा आपका, ये आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर ही इंक्लूड होगा। उसी तरह से अगर हम बात करें आपकी जो, और जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के साथ आप एनिमल हस्बेंड्री की बात कर सकते हो, आप बात कर सकते हो फॉरेस्ट्री की, ठीक है। तो ये कुछ इस तरह के सेक्टर्स होते हैं जो यहाँ पे हमें प्राइमरी सेक्टर के अंदर देखने को मिलते हैं। इवन जो फिशिंग है वो भी आपका प्राइमरी सेक्टर के अंदर आ जाता है। तो सर प्राइमरी सेक्टर के अंदर तो ये सारी चीज़ें होगी जो कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल्स हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज के साथ हमें लिंक होते हुए देखने को मिलेंगे। ये आपने ऑलरेडी पढ़ रखा है, आई एम श्योर प्राइमरी सेक्टर सभी जानते होंगे, तो बहुत डिटेल में नहीं यहाँ पे डिस्कस करेंगे क्योंकि बहुत ही बेसिक चीज़ है। उसी तरह से दूसरे नंबर पर हमारा क्या आ जाता है, हमारा आ जाता है सेकेंडरी सेक्टर। अब सेकेंडरी सेक्टर भी आप सभी लोग जानते होंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पर हम बात किसकी कर रहे हैं, जो आपका अलग अलग चीज़ों की, लेट्स से मैन्युफैक्चरिंग की हम बात कर सकते हैं कि जो अलग अलग चीज़ें हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है ना, और बाकी जो चीज़ें लेट्स से कुछ कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ की हम बात कर सकते हैं। तो ये यहाँ पे हमें कहाँ देखने को मिलती है, हमारे सेकेंडरी सेक्टर के अंदर। उसी तरह से तीसरा सेक्टर हमारे पास क्या आ जाता है, हमारे पास आ जाता है टर्शरी सेक्टर, ठीक है। कौन सा सेक्टर सर, टर्शरी सेक्टर। यहाँ पर जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका किसी चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन हो गया, या फिर जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये भी आप इसके अंदर इंक्लूड कर सकते हो, आपका ट्रांसपोर्ट हो गया, आपका ट्रेड हो गया, जो इस तरह की कुछ ना सर्विसेज ओरिएंटेड चीज़ें होती हैं ना, वो यहाँ पर हमें टर्शरी सेक्टर के अंदर इंक्लूड होती हुई
देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये सर 3 सेक्टर तो पढ़ लिए, और इन तीनों सेक्टर का आई एम वेरी श्योर आप सभी को आइडिया भी था हमेशा से ही, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी का। आगे चलते हैं, चौथे और पांचवें सेक्टर को एक बार पढ़ने की कोशिश करते हैं। सर चौथा सेक्टर क्या है? दैट इज क्वार्टरनरी सेक्टर। अब सर ये क्वार्टरनरी सेक्टर क्या होता है? यहां पर हम बात करते हैं थोड़ी जो नॉलेज बेस्ड वाली एक्टिविटीज होती है ना, उनकी बात करते हैं। सर जैसे कि आपका रिसर्च एंड डेवलपमेंट की आप बात कर रहे हो, आज के टाइम पे आप नोटिस भी कर रहे हो कितना हमारा सरकार का कहीं ना कहीं R&D के ऊपर फोकस है। तो जो R&D का ऊपर फोकस है वो यहाँ पर आप मान सकते हो क्वार्टरनरी सेक्टर के अंदर। ठीक है, आपकी कंसल्टेंसी सर्विसेज होती हैं, वो सारी चीज़ें भी कहीं आ जाती हैं, वो आपको जो चौथा सेक्टर मैं आपको बता रहा हूँ क्वार्टरनरी सेक्टर वहीं देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, और आखिरी क्या है? आखिरी है क्विनरी। ठीक है, QUINARY। ये जो पर्टिकुलर सेक्टर होता है ये हाई लेवल जो डिसीजन मेकिंग होती है ना उसके साथ डील करता है। जैसे फॉर एग्जांपल हो सकता है कुछ गवर्नमेंट के अंदर कुछ हाई लेवल डिसीजन मेकिंग हो रही हो, वो यहाँ पर क्विनरी सेक्टर के अंदर आ जाएगा। कुछ इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ हाई लेवल डिसीजन मेकिंग हो रही हो, वो भी यहाँ पर क्विनरी सेक्टर के अंदर आ जाता है। तो इस तरह से 5 सेक्टर आपको ध्यान में रखने हैं। प्राइमरी समझ आ गया, नेचुरल रिसोर्सेज का हो गया, बात हो गया, ठीक है ना, और कहीं ना कहीं रॉ मटेरियल्स की हम बात कर रहे थे। इंडस्ट्रीज के अंदर हम सेकेंडरी सेक्टर के अंदर बात कर रहे थे इंडस्ट्रीज की, मैन्युफैक्चरिंग की। टर्शरी सेक्टर के अंदर हमने कुछ सर्विसेज को देखा। जब हम बात करें क्वार्टरनरी सेक्टर की, वहाँ हमने कुछ रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो गया, कंसल्टेंसी सर्विसेज हो गया, इस तरह की जो नॉलेज इंटेंसिव वाली चीज़ें थी वो यहाँ देखी। एंड आखिरी में क्विनरी सेक्टर के अंदर हमने जो डिसीजन मेकिंग वाला पार्ट था गवर्नमेंट के अंदर हो गया, इंडस्ट्रीज के अंदर हो गया। तो इस तरह से 5 सेक्टर्स हमें इकोनॉमी के यहाँ देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है? ठीक है, एक छोटा सा और कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये थोड़ा ना टेक्निकल कॉन्सेप्ट है बट डोंट वरी, समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्टिंग में याद करो मैंने कहाँ से पढ़ाना स्टार्ट किया था कि भैया हमारे रिसोर्सेज तो लिमिटेड हैं, तो उन रिसोर्सेज को लिमिटेड को यूज करते हुए कहीं ना कहीं मुझे अलग अलग चीजें बनानी है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि अगर मान लो लेट्स से मैं बात करता हूं लैपटॉप्स की और मैं दूसरी बात करूंगा मोबाइल फ़ोन की। अब मेरे पास ना लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। अगर मान लो मैं लैपटॉप ज़्यादा प्रोड्यूस करूंगा, कहीं ना कहीं मुझे मोबाइल कम प्रोड्यूस करने पड़ेंगे। क्यों सर? क्योंकि रिसोर्सेज लिमिटेड है ना। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि मेरे पास इतने ही रिसोर्सेज हैं, इसके बेस के ऊपर मैं हज़ारों ही लैपटॉप बना लूँ और हज़ारों ही मोबाइल बना लूँ। नहीं, अगर मैं चाहता हूँ कि लैपटॉप ज़्यादा बनाने हैं तो मुझे अकॉर्डिंगली क्या करना होगा? मोबाइल कम बनाने पड़ेंगे। ऑन द अदर हैंड अगर मुझे लगता है कि मोबाइल ज़्यादा बनाने हैं, कहीं ना कहीं बदले में मुझे लैपटॉप को कम करना पड़ेगा। तो इस तरह से ना हम एक ग्राफ बना सकते हैं कि यहाँ पर हमने देख लिया क्वांटिटी ऑफ फर्स्ट गुड, मतलब जैसे लेट्स से हम बात कर रहे हैं लैपटॉप की कि कितने लैपटॉप बनेंगे, और यहाँ पर लेट्स से हम बात कर लेते हैं मोबाइल्स की बात कर लेते हैं। तो अगर मान लो आपने कोई मोबाइल नहीं प्रोड्यूस करना, मान लो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं बिल्कुल, तो यहाँ पर आप इतने लैपटॉप बना सकते हो। एंड उसी तरह से मान लो अगर आपको लैपटॉप नहीं बनाना तो आप इतने सारे मोबाइल बना सकते हो। तो आपकी जो कर्व बनेगी ना कुछ इस तरह से बनेगी। गेटिंग द पॉइंट? कि लेट्स से अगर डी पॉइंट की बात कर रहे हैं तो अगर मान लो आप इतने लैपटॉप बना रहे हो इस टाइम के ऊपर तो इतने ही मोबाइल्स बनेंगे। अगर आप चाहते हो कि मोबाइल ज़्यादा बनाएं तो आपको इधर आना पड़ेगा। लेट्स से आप यहाँ पे कहीं पे आते हो, अगर मोबाइल ज़्यादा बनाए ना इस लेवल के ऊपर तो आपको देखो लैपटॉप आपने कम बनाए होंगे। बात समझ आई या नहीं आई? तो इस तरह से ये चीज़ें वर्क करती हैं कि आपके इसको बोलते हैं क्या? प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। क्लियर हुई बात? कि इस पर्टिकुलर कर्व के ऊपर ये कर्व बताती है हमें कि कितने कहीं ना कहीं हम यहाँ पर किसी चीज़ को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं। और ये इस तरह से होती है कि आपने ना इन रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज किया। ठीक है ना? अगर आप ढंग से अपने रिसोर्सेज को ढंग से यूज करोगे तो इस तरह से हमें एक कर्व बनती हुई देखने को मिलती है। इसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ठीक है, अगर मान लो आप इस कर्व के अंदर हो, ठीक है, इस कर्व के मान लो आप अंदर वाली साइड हो, लेट्स से आप यहां पर कहीं पर हो, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप ना रिसोर्सेज को ढंग से यूज नहीं कर रहे। क्यों सर? क्योंकि देखो ये जो कर्व है ना, ये वाली जो कर्व की बात कर रहा हूं, ये कर्व दिखाती है कि अगर आपने रिसोर्सेज को अच्छे से यूज किया तब इस लेवल के ऊपर हमारे पास इतने लैपटॉप और इतने मोबाइल होने चाहिए थे। पर अगर आप कर्व के अंदर हो, ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि आपने रिसोर्सेज को ढंग से यूज ही नहीं किया। ठीक है ना? क्योंकि आप कर्व के अंदर आ गए हो, अब आप कम क्वांटिटी लैपटॉप प्रोड्यूस कर रहे हो और कम क्वांटिटी ही मोबाइल प्रोड्यूस कर रहे हो। तो रिसोर्सेज को एफिशिएंट यूज ना करने की वजह से आपका जो पॉइंट है वो कर्व के अंदर आ रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के अंदर आ रहा है।
तो ठीक है, अंदर अगर है तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि हम रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूज नहीं कर रहे। पर अगर लेट्स से ये पॉइंट हमारा कर्व से बाहर हो, इसका मीनिंग क्या है, अब कर्व से बाहर चला गया। अब द थिंग इज कि ये पॉइंट एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता, दिस इज इम्पॉसिबल। ठीक है ना, गेटिंग द पॉइंट। कई बार ना ऐसे कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ सकते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बाहर जो पॉइंट है वो ये डिनोट करता है। नहीं, ये पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि हमने क्या किया है, हमने इस कर्व को उस तरह से रिप्रेजेंट किया है जहां पर दोनों रिसोर्सेज को हम एफिशिएंटली यूज कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली फिर ये कर्व बनाई है। कोई चीज़ अंदर कर रहे हैं तो रिसोर्सेज को इनएफिशिएंटली यूज्ड है, कोई चीज़ बाहर है, ये पॉइंट ही एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर हुआ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर के बारे में? ठीक है सर, ये बात भी समझ आ गया। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सिंपल सा मीनिंग है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। जैसे फॉर एग्जांपल आप अभी इस लेक्चर को देख रहे हो, अब ऐसा भी तो हो सकता था कि इस लेक्चर को ना देखते हुए आप इसकी जगह कुछ और कर लेते। ठीक है ना, लेट्स से आपने एक मूवी देख लेते, एक कोई क्रिकेट मैच देख लेते, एनीथिंग लाइक दैट। इसको बोलते हैं कि आपने ये जो चीज़ चूज करी, इसकी वजह से कहीं ना कहीं इसका जो पीछे का ऑल्टरनेटिव था, ऑल्टरनेटिव मतलब इसकी जगह आप क्या करते, जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव होता है उसकी क्या कॉस्ट होती है, जो आपने फोरगो कर दिया, उसी कॉस्ट को बोलते हैं क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ द नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फोरगॉन। अगर आप ये चीज कर रहे हो तो कहीं ना कहीं इसके पीछे आप कुछ और चीज नहीं कर रहे, उस जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव की कॉस्ट आपने, मतलब उस जो बेस्ट ऑल्टरनेटिव आपने फोरगो किया है उसकी क्या कॉस्ट है, उसी को बोलते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सर एग्जांपल से समझा दीजिए। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल आप एग्जांपल समझो, मान लो संडे है, ठीक है नहीं, आई नो आज थर्सडे है, लेट्स से आज थर्सडे है, ठीक है ना। तो आज थर्सडे के दिन लेट्स से आपके पास दो ऑप्शंस थे। एक तो था कि मान लो आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करते और लेट्स से आपको इस प्रोजेक्ट के मिलते कितने, 5,000 रुपये मिलते। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आपने सोचा कि नहीं यार, मुझे तो घूमने जाना है, बहुत लंबे टाइम हो गया, मैं घूमने नहीं गया कहीं पे, तो आप कहीं घूमने चले गए। तो यहाँ पर लेट्स से आपने 5,000 रुपये का खर्चा कर दिया, खाने पीने के लिए, घूमने के लिए आपने 5,000 का खर्चा कर दिया। तो अब आपने किया क्या, आपने ये वाला चीज़ चूज करी है, या आपने चूज किया ये वाला ऑप्शन। ऑन द अदर हैंड कौन सा ऑप्शन आपने चूज नहीं किया, वो था कि अगर आप प्रोजेक्ट के ऊपर काम करते, तो ये था आपका क्या, ये चीज़ आपने चूज करी, ये क्या था आपका, ये सेकंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव था। ठीक है, बेस्ट चीज़ तो यही करी है, मतलब उसके बाद जो आपका ऑल्टरनेटिव था, जो नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव था, वो आपका ये था। तो यहाँ पर क्या हुई आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हुई आपकी 10,000। तो 10,000 कैसे हुई, क्योंकि देखो अगर आप ये चीज़ करते आप कहीं ना कहीं 5,000 रुपया कमाते। यहाँ पर क्या हुआ, आप ये चीज़ कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपने 5,000 रुपया खर्च कर दिया। तो ये 5,000 रुपया ये खर्च किया वो तो है ही है, उसके अलावा 5,000 कमाने की आपकी जो पॉसिबिलिटी थी उसको आपने फोरगो कर दिया। तो इसलिए आपका कितना अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या आएगा, 10,000। अगर ये आप लेक्चर नहीं देख रहे, कहीं ना कहीं आप शायद किसी मॉल में नहीं घूम रहे, तो वो हो सकता था आपका नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव हो। तो उस नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव को फोरगो करने की कितनी कॉस्ट है, ये आपको बताता है क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है ना, कॉस्ट ऑफ चूजिंग वन ओवर द अदर, इसी को बोलते हैं क्या, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। मैं थोड़ा एक क्वेश्चन भी कराऊंगा आने वाले, ठीक है, अभी आएगा क्वेश्चन भी, तो उसको भी और डिस्कस कर लेंगे। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, दैट इज कुजनेट्स कर्व। अब इसको भी समझ लेते हैं सर, कुजनेट्स कर्व आखिर है क्या। देखो यहाँ पर ना बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। जैसे मान लो एक कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ की आप बात कर सकते हो कि वहाँ उस कंट्री की इकोनॉमिक ग्रोथ कितनी तेज़ी से हो रही है, या फिर कहीं ना कहीं उसकी जो जीडीपी की बात कर सकते हो, या इवन पर कैपिटा जीडीपी की बात कर, पर कैपिटा इनकम, ये कोई भी इस तरह से टर्म मान सकते हो। बेसिकली कहने का मतलब एक्स एक्सिस पे क्या है कि आपकी इकोनॉमी कितनी तेज़ी से बढ़ रही है, और आपकी वाई एक्सिस क्या डिनोट कर रही है, ये डिनोट कर रही है आपकी इनइक्वालिटी, कि वहाँ के लोगों के बीच में कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी है। तो कुजनेट्स जी का क्या मानना था, तो इनका मानना ये था कि जब मान लो इकोनॉमी ग्रोथ करती है, ठीक है, अभी ग्रो करना स्टार्ट ही हुई है, तो स्टार्टिंग में क्या होता है, आपके वहाँ पे इनइक्वालिटी बढ़ती है, मतलब अमीर ज़्यादा अमीर होता है और गरीब ज़्यादा गरीब होता है, या फिर मतलब उनके बीच का जो फ़र्क होता है ना वो काफ़ी होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आप इमेजिन करो टाइम जब कहीं ना कहीं इंडिया इंडिपेंडेंट के बाद की बात करें, हमने ग्रोथ करना स्टार्ट तो किया पर शायद सबको ग्रोथ नहीं मिल पाई, और उस वजह से क्या हुआ, अमीर और गरीब के बीच का जो फर्क था ना वो बढ़ता गया। तो जब भी इनका मानना है कुजनेट्स जी का ऐसा है कि जब भी इकोनॉमी बढ़ना स्टार्ट होती है तो पहले कुछ लोगों को फायदा होता है जो आपके अमीर लोग हैं, फिर धीरे धीरे मान लो इकोनॉमी बढ़ती गई, एक टाइम ऐसा आता है
उसके बाद ना जब आपकी इकोनॉमी उससे भी ज़्यादा बढ़ती है तो कहीं ना कहीं वहाँ के जो लोगों के बीच में इनइक्वालिटी है वो कम होती रहती है। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है, जैसे मान लो पहले आपकी इकोनॉमी बढ़ रही थी थोड़ा सा तो अमीरों को फ़ायदा होता गया, ठीक है, पर बाद में क्या हुआ, लेट से अमीरों को अब लोगों से काम करवाना है, ठीक है ना, तो हो सकता है वो बहुत सारे लोगों को हायर करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल लेट से आज के टाइम पर मान लो इन्फोसिस की बात कर लो, तो बहुत सारे लोग इन्फोसिस में काम करेंगे, उससे वो क्या करेंगे, अपनी कमाई करेंगे, अपनी फैमिली के लेवल को ऊपर उठाएंगे। अब आजकल के आप नोटिस कर रहे हो ना कि जो लोग अच्छा काम करते हैं, जो लोग सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में मान लो अच्छा काम कर रहे हैं, 20 लाख 25 लाख 30 लाख आराम से उनको मिलता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया, अपनी फैमिली की जो हालत खराब थी उसको अपलिफ्ट किया, अकॉर्डिंगली ये लोग भी जो पहले गरीब थे उससे धीरे धीरे करके बाहर आए हैं, ठीक है ना। इसके बेसिस पे क्या हुआ, इनइक्वालिटी अब हमें कम होती हुई देखने को मिलती है। गेटिंग द पॉइंट। तो यहाँ पर इनका यही मानना था कि जो डेवलपिंग नेशन होते हैं वहाँ पर इकोनॉमिक ग्रोथ थोड़ी कम होती है एंड अकॉर्डिंगली स्टार्टिंग में उनके यहाँ पे गरीब और अमीर के बीच का जो फर्क होता है वो ज़्यादा होता है, पर एक पीक टाइम आता है उसके बाद इनइक्वालिटी फिर जैसे जैसे हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती रहेगी फिर इनइक्वालिटी हमारी नीचे 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 जाती रहेगी। तो ध्यान रखना, कोई आपसे पूछे कि कुजनेट कर्व की जो डायग्राम होती है या फिर जो फिगर होती है वो कैसी होती है, तो आप क्या बताओगे, दिस इज लाइक एन इन्वर्टेड यू। देखो यू ऐसे होता है, ये बिल्कुल उसका उल्टा है, तो इसलिए इसकी जो शेप होती है इस कर्व की वो कैसी होती है, इन्वर्टेड यू के टाइप्स की। गेटिंग द पॉइंट, ठीक है। आई होप आप ये समझ गए होंगे। 2 क्वेश्चन है बिफोर लेक्चर को हम खत्म करें। मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप लोग मुझे नीचे कमेंट्स में इसका आंसर बताओ कि क्या इसका आंसर है। समझते हैं इस क्वेश्चन को। 2018 में यूपीएससी ने पूछा, क्या क्वेश्चन है, इफ अ कमोडिटी इज प्रोवाइडेड फ्री टू द पब्लिक बाय द गवर्नमेंट देन, अगर मान लो हमारी सरकार किसी वस्तु को किसी को फ्री में दे रही है तो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होगी। खुद सोचो, सरकार ने क्या किया, कोई चीज़ किसी को फ्री में दे दी, तो यहाँ पर क्या होगा, सरकार ने पैसा खर्च किया उसके लिए, मतलब कि ये हो सकता था मान लो कोई आइटम थी, ये इस पर्सन को खर्च करना था इसके ऊपर, पर सरकार ने बोला कि नहीं तू मत खर्च कर, मैं खर्च कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, खर्च ट्रांसफर हो गया, अब जो कॉस्ट आएगी वो इसके ऊपर आएगी, सरकार के ऊपर। पर आप नोटिस करो सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कहीं ना कहीं मेरे से आ रहा है। मेरे से मतलब क्या है सर, मेरा मतलब मेरा टैक्स दे रहा हूँ मैं सरकार को, सरकार के पास पैसा कोई हवा से थोड़ी आ रहा है। मैं आपके जैसे लोग जो कहीं ना कहीं काम करते हैं तो सरकार को कुछ ना कुछ वो टैक्स देते हैं, बिल्कुल। तो सरकार के पास जो पैसा है ना वो मेरे पैसे से ही आ रहा है, मैं टैक्स दे रहा हूँ सरकार को। तो जब ऐसा केस होता है, जब सरकार कोई चीज़ किसी को फ्री में देती है, तो होता क्या है ना, जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, पहली बात तो वो ट्रांसफर हो जाती है, किसके ऊपर ट्रांसफर होती है, कंज्यूमर से किसके ऊपर, टैक्स पेइंग पब्लिक के ऊपर, जो लोग टैक्स देते हैं उनके ऊपर खर्च होता है। आप लोगों ने ना कई बार न्यूज़ में भी सुना होगा, मैं देखो कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा किसी चीज़ को, पर कई बार ऐसा बोलते हैं कि यार मान लो जैसे सरकार हमारी ना मान लो किसी को फ्री में राशन बांट रही है, तो कई बार ना कुछ लोग इसका विरोध करते हैं। विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं जो पैसा था, जो अब ये फ्री में राशन जाएगा, ये सरकार की जेब से थोड़ी जाएगा, ये जाएगा टैक्स पेयर की जेब से, ठीक है ना, क्योंकि टैक्स पेयर अपना पैसा देगा सरकार को और सरकार उस पैसे को कहीं ना कहीं खर्च करेगी। तो यहाँ पर जब ऐसी चीज़ होती है ना कि किसी चीज़ को फ्री में दिया जाता है, तब वो उसका जो कॉस्ट होती है किसके ऊपर पड़ जाती है, वो टैक्स पेयर के ऊपर। और एग्जांपल देता हूँ, लेट्स से कुछ हमारे यहाँ पे फ्यूजिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स हैं, जैसे आप विजय माल्या की बात कर लो, आप नीरव मोदी की बात कर लो, इस तरह के। अगर मान लो सरकार ने बोला कि चलो ठीक है, मतलब मान लो इनका लोन माफ़ कर दिया गया, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, सरकार इनका लोन मान लो माफ़ कर देती है, तो क्या होगा, किसके ऊपर इंपैक्ट आएगा उसका, क्या उसका इंपैक्ट सरकार के ऊपर आएगा? देखो सरकार के ऊपर आएगा, पर टेक्निकली वो मेरे थ्रू आएगा। कैसे? क्योंकि देखो सरकार इनका पैसा वापस कर, पैसा मतलब लोन इनका जो था वो लोन वो कर रही है, ठीक है, लोन माफ़ कर रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार कुछ पैसा पे करेगी बैंकों को, तो बैंकों को पैसा सरकार देगी, पर सरकार को पैसा मैं दे रहा हूँ, तो हुआ क्या, टैक्स पेयर के ऊपर यहाँ पे उसके कॉस्ट बेयर होती है। तो इस तरह से इसका सही आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, कि जो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है वो ट्रांसफर होती है कहाँ से, जो भी उस आइटम जो प्रोडक्ट के जो कंज्यूमर होते हैं वहाँ से वो शिफ्ट हो जाता है किसके ऊपर, आपकी टैक्स पेइंग पब्लिक के ऊपर। तो ये यहाँ पे ऑप्शन इसका सी सही हो गया। दूसरा क्वेश्चन एक देखते हैं, यहाँ पर मुझे आपको कुछ चीज़ें समझानी है इसलिए मैं क्वेश्चन को लेके आया हूँ। यहाँ पर कह रहा है कि अदर थिंग्स रिमेनिंग अनचेंज्ड मार्केट डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज। बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। मैं एक्चुअली क्वेश्चन ये इसलिए लेकर आया हूँ ताकि आपको प्रूव कर पाऊँ कि अगर मान लो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं भी है ना, तब भी आप इकोनॉमिक आंसर्स को ठीक कर सकते हो अगर आपके लॉजिक अच्छे हैं। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। वो सिंपली ये पूछ रहा है कि मान लो कोई वस्तु है, ठीक है ना, इस चीज़ का डिमांड कब इंक्रीज करेगी, 4 ऑप्शन दिए हैं।
पहला समझो, वो कह रहा है कि उससे सब्स्टिट्यूट का दाम बढ़ जाए। अब आप में से हो सकता है कई लोगों को सब्स्टिट्यूट का मतलब ना बताओ, कोई बात नहीं, बता देते हैं। आप मुझे ये बताओ, आपने सब्स्टिट्यूट वर्ड कहाँ पे सुना है? देखो, अगर आप किसी भी स्पोर्ट्स के फैन हो, कभी ना कभी आपने सब्स्टिट्यूट वर्ड पक्का सुना होगा। जैसे लेट से मान के चलते हैं कि ऋषभ पंत इंजर्ड है, तो उनकी जगह पे हमने दिनेश कार्तिक को खिला लिया। या अगर आप इन नामों का नहीं भी जानते हो सकता है आप क्रिकेट फैन ना हो, लेट्स से अगर विराट कोहली इंजर्ड है, उनकी जगह आपने रोहित शर्मा को सब्स्टिट्यूट कर लिया। आपने सुना होगा ना कि सब्स्टिट्यूट आया है उसकी जगह पे, मतलब अगर ये नहीं खेल रहा तो उसकी जगह पे दूसरा बंदा खेल रहा है, ठीक है? तो एक ने दूसरे को सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यही सेम चीज यहां पर होती है। अगर आप ये चीज नहीं खा रहे या ये चीज नहीं पी रहे, उसकी जगह पे आप दूसरी चीज पियोगे। जैसे मान लो आपकी बात कर लेते हैं टी और कॉफी की। अब से टी और कॉफी, मान लो जैसे शाम का टाइम है लेट्स से, अब आपसे मैं पूछूं कि आप चाय पियोगे या कॉफी पियोगे? अगर आपने चाय पी तो आप कॉफी नहीं पियोगे, और अगर आपने कॉफी पी तो आप चाय नहीं पियोगे। यहां पर बीच में वर्ड क्या है? और। दोनों में से आप किसी एक को चूज करने वाले हो। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूट। कि अगर ये चीज बढ़ गया, मतलब इस चीज की अगर आपने इस चीज को कंज्यूम किया तो आप इसको कंज्यूम नहीं करोगे, इसको कंज्यूम किया तो आप इसको कंज्यूम नहीं करोगे। सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है विराट कोहली और रोहित शर्मा, अगर ये खेलेगा तो ये नहीं खेलेगा, ये खेलेगा तो ये नहीं खेलेगा। गेटिंग द पॉइंट? सब्स्टिट्यूट का मीनिंग क्लियर हुआ? ठीक है। अब मान लो वो क्या बात कर रहा है, लेट्स से वो इनमें से ना वो कह रहा है कि एक पर्टिकुलर वस्तु की डिमांड तब बढ़ेगी अगर उसके सब्स्टिट्यूट की दाम बढ़ जाएंगे। लेट्स से हम टी की बात कर रहे हैं, अगर टी को रेफरेंस में समझो, वो कह रहा है कि इसके सब्स्टिट्यूट का अगर दाम बढ़ जाए, अगर मान लो कॉफी के दाम बढ़ गए, हमारा रेफरेंस क्या है? रेफरेंस है हमारा चाय। अब वो अगर कह रहा है कि उसका सब्स्टिट्यूट कौन है? उसका कॉफी। अगर कॉफी के दाम बढ़ गए, अगर कॉफी के दाम बढ़ेंगे तो क्या आप कॉफी कंज्यूम करना पसंद करोगे? द आंसर इज नो। आप बोलोगे क्या? आप बोलोगे सर कॉफी तो महंगी है, तो मैं कॉफी तो नहीं पीऊंगा। आप क्या पियोगे फिर? आप चाय पियोगे। तो बिल्कुल, तो चाय की डिमांड बढ़ेगी अगर आप कहीं ना कहीं, अगर कॉफी का दाम बढ़ता है, अगर चाय का जो सब्स्टिट्यूट है कॉफी, अगर कॉफी के दाम बढ़ेंगे तो चाय की डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि कॉफी की डिमांड कम हो जाएगी ना, कॉफी महंगी है। तो पहली स्टेटमेंट तो बिल्कुल ठीक है। अब आओ दूसरी स्टेटमेंट के ऊपर। वो कह रहा है प्राइस ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट इंक्रीजेस। अब सर कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग भी नहीं पता, कोई बात नहीं। कई बार आपने सुना है कि यार ये जो पर्टिकुलर शर्ट है ना, ये इस शूज के साथ काफी कॉम्प्लीमेंट करी, या फिर ये जो पर्टिकुलर जो जीन्स है ये इन पर्टिकुलर शूज को बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रही हैं। कॉम्प्लीमेंट सुना होगा ना, मतलब ये दोनों वस्तुएं साथ में बहुत अच्छी जाती हैं। समझ आई बात? तो कॉम्प्लीमेंट मतलब एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करना, यानी कि एक वस्तु दूसरे को कहीं ना कहीं उसको बेनिफिट करती है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट से आप किसी की चीज़ की बात कर लो, लेट से आप बात कर लो, जैसे खाने की बात अगर हम कर ही रहे हैं तो छोले भटूरे की बात कर सकते हो। छोले भटूरे का आपस में कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा है। अगर आप कहीं ना कहीं भटूरे खा रहे हो तो आप कहीं ना कहीं साथ में छोले भी खाओगे, है कि नहीं? और देख लो, जैसे आजकल थोड़ा बारिश का भी मौसम है, तो चाय एंड बिस्किट की बात कर रहे हो, टी एंड बिस्किट कह सकते हो, या फिर टी एंड पकौड़ाज की बात कर सकते हो, जो भी आप एग्जाम्पल समझना चाहो। अब नोटिस करो, ये सब्स्टिट्यूट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अगर आप कहीं ना कहीं पकौड़े ज़्यादा खा रहे हो तो साथ में क्या होगा? आप चाय भी ज़्यादा डिमांड करोगे, ठीक है ना? दोनों की साथ में डिमांड बढ़ रही है। उसी तरह से अगर आप कहीं ना कहीं भटूरे ज़्यादा खा रहे हो, साथ में साथ छोले भी ज़्यादा खा रहे हो, तो यहाँ पर क्या आया बीच में? एंड आया। एंड सब्स्टिट्यूट के अंदर याद करो हमने और की बात करी थी, दोनों में से एक, यहाँ पर दोनों इकट्ठे। यहाँ पर क्या बात कर रहा है कि अगर मान लो कॉम्प्लीमेंट के प्राइस बढ़ जाए। सर कॉम्प्लीमेंट का प्राइस बढ़ना मतलब लेट से अगर आप इनमें से चाय और पकौड़ास की बात कर लो, अगर मान लो आपके पकौड़ों के दाम बढ़ गए, पकौड़े के दाम बढ़ गए तो पकौड़े महंगे हो जाएंगे। आप अकॉर्डिंगली सोचोगे यार पकौड़े तो नहीं खाऊंगा, और पकौड़े नहीं खाओगे तो साथ में चाय भी नहीं पियोगे, तो चाय की भी डिमांड कहीं ना कहीं कम हो गई या नहीं होगी? बिल्कुल हो गई। तो हुआ क्या? अगर कॉम्प्लीमेंट का प्राइस, जो पकौड़ों का दाम अगर बढ़ता है तो पकौड़ों की डिमांड नीचे आती है, लोग कम उसको खरीदेंगे पकौड़ों को, एंड अकॉर्डिंगली साथ में चाय भी कम पियेंगे। तो इस तरह से क्या होता है, अगर कॉम्प्लीमेंट का प्राइस बढ़ता है ना, उससे चीज़ों की डिमांड क्या बढ़ती है? नहीं, वो कम होती है। तो दूसरा स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत हो गया। गेटिंग द पॉइंट? तीसरा पे आ जाते हैं, ठीक है? दो तो चलो हमने देख लिए, थोड़ा इसको अरेज कर लेते हैं, फिर समझते हैं थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट को। आई होप आपको सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट समझ आ गया होगा। इतना डिटेल में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मुझे ना दरअसल में सब्स्टिट्यूट और कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग आपको समझाना था। अदरवाइज जब आपने मीनिंग समझ लिया है, अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आप आसानी से कर लोगे। चलो ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखो। वो कह रहा है जो वस्तु है ना वो एक इन्फीरियर गुड है। इन्फीरियर मतलब एक तरह की खराब, ठीक है ना? वो खराब वस्तु है और आपकी इनकम बढ़ जाती है। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मान लो आप पहले
आप नॉर्मल थे, ठीक है, नॉर्मल मतलब थोड़ा बहुत पैसा कमाते थे, तब हो सकता है कि आप नॉर्मल शर्ट पहनते हो, ठीक है। पर जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी तब आप कहाँ पे मूव करोगे, हो सकता है आप बोलोगे कि मैं अब तो ब्रांडेड कपड़े पहनूंगा, ये नॉर्मल कपड़े तो खराब कपड़े होते हैं, अब मैं ब्रांडेड कपड़े पहनूंगा। तो जब आपकी इनकम बढ़ती है आप ब्रांडेड कपड़े की तरफ मूव कर जाते हो, और जो कहीं ना कहीं खराब नहीं बोलूंगा, जो नॉर्मल कपड़े थे उनको आप कहीं ना कहीं आप कम यूज करते हो। तो आपके लिए नॉर्मल कपड़े क्या हुए, वो हुए इंफीरियर गुड, और जो आपके ब्रांडेड कपड़े हुए वो हुए अच्छी गुड्स, ठीक है। तो जब आपकी इनकम बढ़ती है ना, तब आप इस पर्टिकुलर गुड्स को जो आपको इंफीरियर लगती हैं उनको आप कहीं ना कहीं डिमांड करना कम कर देते हो, बढ़ाते नहीं हो। तो इस तरह से पूछ रहा है ना कि डिमांड फॉर अ गुड माइट इंक्रीज, तो इस केस में अगर इंफीरियर गुड है तब आप उसका कंजम्पशन कम करोगे, बढ़ाओगे नहीं। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लो कि ना आप समझते हो कि यार दिल्ली से चंडीगढ़ जाना है, दिल्ली से चंडीगढ़ जाने के लिए हो सकता है कि ना आप एक बस के थ्रू जाना बस के थ्रू जाना एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। अब हो सकता है आपको बस के थ्रू जाना पसंद ना हो, तो आप इसको मानते हो एक इन्फीरियर गुड। पर कल को मान लो आप लेट्स से IAS ऑफिसर बन जाते हो, या फिर आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाता है, अब आप बोलोगे नहीं सर मैं तो फ्लाइट से जाऊंगा, तो आपके लिए फ्लाइट है अच्छी चीज़, इन्फीरियर गुड आपके लिए क्या हो जाएगा, शायद आपके लिए एक जो बस होगा वो इन्फीरियर गुड हो जाएगा। अब आप अमीर हो चुके हो, तो अमीर होने के टाइम क्या इस इन्फीरियर गुड को आप ज़्यादा कंज्यूम करोगे? द आंसर इज नो। इसकी डिमांड बढ़ेगी? नहीं, इसकी डिमांड कम होगी। तो वो बात कह रहा था कि क्या उसकी डिमांड बढ़ेगी? नहीं भैया, डिमांड बढ़ेगी नहीं, डिमांड कम हो जाएगी। तो तीसरा स्टेटमेंट गलत है। चौथा बात कर रहा है कि उसका दाम घट जाए, तो ये बात तो बिल्कुल ठीक है, ठीक है। अगर किसी का दाम घटता है अकॉर्डिंगली उसकी डिमांड बढ़ती है, तो ये तो आपको पता ही था, ठीक है। तो चौथा भी ठीक है। तो 1 और 4 यहाँ पे करेक्ट है। तो सही आंसर क्या बना आपका? ऑप्शन नंबर ए, 1 और 4 ओनली। ज़्यादा टाइम इसलिए लिया इस क्वेश्चन को समझाने के लिए क्योंकि मुझे आपको सब्स्टिट्यूट का मीनिंग समझाना था, और मुझे आपको कॉम्प्लीमेंट का मीनिंग समझाना था, और मुझे आपको इन्फीरियर गुड्स का मीनिंग समझाना था। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन यूपीएससी आगे पूछे, आई एम वेरी श्योर आप इनको अच्छे से आंसर कर लोगे। और देखो मैंने यहाँ पे एक लेक्चर के अंदर ना कोई भी चीज़ आपको रटवाने की कोशिश नहीं करी है, हर चीज़ का मीनिंग समझाया है। अब आप जिंदगी भर भी ना सब्स्टिट्यूट का मीनिंग कभी भूलोगे नहीं, आप कॉम्प्लीमेंट का कभी जिंदगी भर भी मीनिंग नहीं भूलोगे, ठीक है। रीज़न क्या है? क्योंकि कहीं ना कहीं हम प्रैक्टिकल लाइफ से इनको रिलेट कर रहे हैं। अदरवाइज जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था ना कि बहुत सारे लोग मुझे पता क्या बोलते हैं कि सर इकोनॉमी ना टफ है, टफ है, टफ है। टफ नहीं थी, सब्स्टिट्यूट, कॉम्प्लीमेंट, ये वर्ड शायद आपके लिए टेक्निकल थे। अब टेक्निकल वर्ड्स को हमने बहुत ही प्रैक्टिकल वे में समझ लिया है। अब कैसा भी क्वेश्चन आए हम इनको पक्का सही कर लेंगे, ठीक है। अगर आपने इस लेक्चर को एंड तक देखा है और हर एक चीज़ समझ आई है तो मुझे नीचे प्लीज़ ये लाइन लिख देना, ठीक है। मैं समझ जाऊंगा कि आपको लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ चुका है, ठीक है। अब इसी तरह से हम फिर से नेक्स्ट वीक मिलेंगे, ठीक है। और ध्यान रखना आज पहला लेक्चर था, तो आज मेंस आंसर राइटिंग मैंने नहीं कराई, मेंस का आपको कोई क्वेश्चन नहीं लेके आया, पर आने वाले सेशंस के अंदर हम मेंस के ऊपर भी क्वेश्चंस करेंगे। तो आपका प्रीलिम्स का भी, मेंस का भी, आपकी कंप्लीट इकोनॉमी यहाँ पे हम पढ़ेंगे। डोंट वरी अबाउट इट, ट्रस्ट मी ऑन दिस, हम अच्छे से पढ़ेंगे। बट मैं एक चीज़ चाहता हूँ कि आप मेरे साथ साथ बस इसको फॉलो करते रहो, पूरे लेक्चर्स को अच्छे से देखो, ताकि कहीं ना कहीं आप अपनी इकोनॉमी के रिगार्डिंग जो भी इशूज़ हैं उनको आपके रिजॉल्व यहीं पर हो जाएं। और ये बात मुझे प्लीज़ नीचे कॉमेंट से बताना, ताकि मुझे भी आइडिया लगे कि आपको ये लेक्चर कितना समझ आया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था आज का लेक्चर। इसी तरह से आप भी अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। गुड बाय एंड गुड लक। थैंक यू सो मच।